अध्याय 31 चाय के उबले अंडे। बिल्कुल तय समय के मुताबिक निर्माण दल अगले ही दिन काम पर पहुंच गया। विक्रम ने अग्रिम भुगतान कर दिया था और ठेकेदार मास्टर खान खुद अपने आदमियों के साथ वहां आ धमके। बेटी ईशानी, ये हमारे मास्टर खान हैं, तुम इन्हें बता दो कि तुम्हें अपना यह नया आशियाना कैसा चाहिए। मास्टर खान सांवले रंग के और दुबले पतले व्यक्ति थे जो देखने में बहुत सीधे साधे और ईमानदार लगते थे, लेकिन मकान बनाने के काम में वे उस्ताद माने जाते थे। ईशानी ने उन्हें पहले से तैयार किया गया नक्शा थमा दिया, जिसे मास्टर खान ने महज 2 बार देखकर ही पूरी तरह समझ लिया। क्या आप इसे एक पारंपरिक हवेली या चौपाल शैली में बनवाना चाहती हैं? हाँ, और हर कमरे में फर्श के नीचे हीटिंग का इंतजाम होना चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, बस ये बताइए कि क्या यह मुमकिन है। ईशानी असल में 2 मंजिला कोठी बनवाना चाहती थी, लेकिन ऊपर नीचे सीढ़ियों से आने जाने का झंझट उसे पसंद नहीं था। इसलिए एक चौरस हवेलीनुमा घर, जिसके बीच में एक छोटा सा आंगन हो, ज्यादा बेहतर रहेगा, जहां आसानी से फूल और सब्जियां उगाई जा सकें। अगर ऐसा है तो ये सब हम पर छोड़ दीजिए। इस मकान के निर्माण में 1-2 महीने का वक्त लगने वाला था, इसलिए ईशानी ने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। जब से कुछ साल पहले सुमित और डिंपल के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था, तब से उस तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं आई थी। भले ही वे अलग होने का मन बना चुके हों, लेकिन अब तक तो उनका आधिकारिक अलगाव हो चुका होगा। सुमित्रा देवी इस बात को लेकर कई दिनों तक घर में बड़बड़ाती रहीं, जब तक कि ईशानी ने यह नहीं कह दिया कि अगली बार जब वह शहर जाएगी तो सीधे खाद्य कारखाने में जाकर इस बारे में पता कर लेगी। तब जाकर सुमित्रा को कुछ चैन मिला। ईशानी के घर वापस आने की वजह से पूरे सोम परिवार के खाने पीने का स्तर काफी सुधर गया था। उसके दोनों भाई सोमेश और सोहन हर रोज पास की नहर में मछली पकड़ने जाते थे। ईशानी उन मछलियों को कभी तलकर, कभी भूनकर, तो कभी भाप में पकाकर तरह तरह के लजीज व्यंजन बनाती थी। किसी को समझ नहीं आता था कि वो खाना बनाने में कौन सा जादू इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके हाथ का खाना हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता था। मछलियां तो मुफ्त में मिल जाती थी और भले ही थोड़ा तेल ज्यादा खर्च होता था, लेकिन जब घर में रोज बढ़िया खाना बनने लगा तो सुमित्रा देवी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। ईशानी के लौटने से सबसे ज्यादा खुशी उसकी बड़ी भाभी सरला को हुई थी। वो हर रोज ईशानी से खाना बनाने के नए तरीके सीखती और उससे जिला मुख्यालय की दिलचस्प कहानियां सुनती। दोनों जेठानी देवरानी आपस में सगी बहनों से भी बढ़कर घुल मिल गई थी। ईशानी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी दूसरी भाभी के मन में कौन सी चीज छिपी हुई है। सरला जब अपनी बेटी मुक्ता को जन्म दे रही थी, तब उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से उसे गर्भाशय में ठंडक और खून की भारी कमी की शिकायत हो गई थी। अगर वह दोबारा मां बनना चाहती थी, तो सबसे पहले उसे अपने शरीर को भीतर से मजबूत और पोषित करना पड़ता। ईशानी ने उसके लिए जड़ी बूटियों की 2 खुराकें तैयार की और उसे 1 महीने तक लगातार लेने की हिदायत दी। उसने विश्वास दिलाया कि 1 महीने के भीतर ही उसे खुशखबरी मिल जाएगी। सरला की इस बात पर आधी श्रद्धा और आधा संदेह था, लेकिन अपनी ननंद की जुबान में एक अजीब सा जादू और आत्मविश्वास था जिस पर अनजाने ही भरोसा हो जाता था। इसके अलावा वो एक और संतान पाने के लिए इतनी बेताब थी कि पहले भी जाने कितने देसी नुस्खे आजमा चुकी थी, इसलिए इस बार भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। सोहन ने अपनी दादी के साथ उस पुराने क्वार्टर को खाली कर दिया और उसे अपने पिता के पुराने सहकर्मी मदन लाल को किराए पर उठा दिया। मदन लाल भी उसी लकड़ी के कारखाने में काम करते थे। उनके परिवार में कई बच्चे थे, जिनमें से 3 की शादियां हो चुकी थीं। जब एक पूरा परिवार 80 वर्ग मीटर से भी छोटे घर में ठूस-ठूस कर रहता हो, तो रोज के कलेश लाजिमी थे। ये किराए का सौदा मदन लाल के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ और उन्होंने बिना एक पल गनवाए अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। तय हुआ कि 5 रुपये प्रति माह की दर से किराया दिया जाएगा और यह इकरारनामा पूरे 5 साल के लिए होगा। ये वही समझदारी भरी तरकीब थी जो ईशानी ने सोहन को सिखाई थी। भविष्य में यदि महंगाई बढ़ी और किराए के भाव आसमान छूने लगे, तो मकान मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पहले ही यह शर्त तय कर ली जाए, तो आने वाले वक्त में किराए को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। जैसे ही मकान किराए पर उठा, सुलोचना ने अपनी आदत के मुताबिक आकर फिर से तमाशा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सामने सोहन नहीं बल्कि मदन लाल थे, जो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि कोई आकर उनकी दादी पोते को परेशान करे। सुलोचना अपने घर में तो बड़ी दबंग बनती थी, लेकिन जब मदन लाल के 5 जवान बेटों ने उसे दरवाजे पर ही घेर लिया, तो उसकी हेकड़ी पल भर में गायब हो गई और वो दोबारा कभी उधर फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये जानकर कि अब वो मकान खरीदने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी, उसने घर लौटकर सोहन और उसकी दादी को कई दिनों तक कोसा। आखिरकार पड़ोसियों ने उसकी हरकतों से तंग आकर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तब जाकर उसका मुंह बंद हुआ। सोहन इन दिनों वही साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बेच रहा था जो ईशानी ने उसे दिए थे। हाल ही में दक्षिणी इलाकों से कुछ नया माल उत्तर के इस ठंडे इलाके में पहुंचा था और नए साल के बाद से सोहन को साफ महसूस होने लगा था कि हवा का रुख बदल रहा है। दीदी, क्या आपको लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम पुलिस से छिपने की बजाय खुलेआम अपनी दुकानें सजाकर व्यापार कर सकेंगे? हमें बिना किसी डर के इज्जत से जीने का मौका मिलेगा। अगर कोई बहुत लंबे समय तक छिपकर जीता रहे, तो उसकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। ईशानी की आंखें पूरी तरह दृढ़ थीं और उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, ऐसा जरूर होगा। दक्षिण की वह ठंडी और ताजी बयार अब उत्तरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी और देश में आर्थिक सुधारों का दौर अब ज्यादा दूर नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि बहुत जल्द वे लोग खुलेआम अपनी मेहनत का व्यापार कर सकेंगे। अगर मैंने कह दिया कि यह मुकम्मल होगा, तो समझो होकर रहेगा। अपने आप पर पूरा भरोसा रखो। सोहन अपनी इस ननंद जैसी मार्गदर्शक पर आंखें मूंद कर भरोसा करता था। आखिर ईशानी के साथ जुड़ने के बाद ही उसकी जिंदगी में ये बदलाव आया था। उसे पूरा विश्वास था कि आने वाला कल इससे भी बेहतर होगा। ईशानी ने उसे साबुन और रोजमर्रा के सामानों की एक नई खेप सौंप दी और कहा कि इन्हें तसल्ली से बेचे। इसके बाद उसने सोहन से कहा कि वह अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करे, क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल नया कारोबार शुरू करना है। ये वही योजना थी जिस पर उन दोनों ने पहले ही चर्चा की थी, चाय के साथ उबले हुए मसालेदार अंडे बेचना। उसकी जादुई जगह में उगाई गई खास चाय पत्ती का इस्तेमाल करके जब वे अंडे उबाले जाते थे, तो उनका स्वाद और पौष्टिकता बेजोड़ हो जाती थी और बाजार में उतरते ही यह चीज धूम मचा देगी। चाय के अंडे बनाना बेहद आसान था और बेचने में भी कोई झंझट नहीं था। सोहन के सभी साथी एक एक पतीला लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर, टॉकीज के सामने और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनियों के बाहर घूम घूम कर इन्हें बेचने लगे। हर एक अंडा 20 पैसे का बिकता था और लागत निकालने के बाद भी 15 पैसे का सीधा मुनाफा हाथ लगता था। इस व्यापार का मूल मंत्र था कम कीमत पर बेहतरीन चीज बेचकर मुनाफा कमाना। ईशानी ने वह गुप्त नुस्खा और चाय पत्ती मुहैया कराई थी, जिसके बदले कुल मुनाफे का 30% हिस्सा उसे मिलना था और बाकी 70% हिस्सा सोहन तथा उसके साथियों में बंट जाता था। ईशानी के इस खुले दिल और उदार स्वभाव से प्रभावित होकर उसके साथियों ने उसे अपनी धर्म बहन बनाने की जिद पकड़ ली, जिसे बाद में सोहन ने डांटकर भगा दिया। बेशर्मो, उम्र में तुम सब उससे बड़े हो और फिर भी उसका हक मारना चाहते हो। दीदी, आप इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए।
ईशानी ने सोहन के इस रक्षात्मक और छोटे भाई जैसे रवैये को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इन्हें जो कहना है कहने दो। तुम बस अपनी टोली को लेकर मेहनत से काम करो और यह कोशिश करो कि आने वाले साल में हम सब एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। ईशानी की इन प्रेरणादायक बातों ने सोहन में जोश भर दिया और उसने सिर झुकाकर पूरी गंभीरता से हामी भरी, जी दीदी, मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। सोहन के यहाँ से फारिग होने के बाद ईशानी ने अपनी साइकिल उठाई और सीधे खाद्य कारखाने की तरफ चल पड़ी। सोमेश की तरफ से पिछले कई दिनों से कोई खबर नहीं आई थी और ईशानी के मन में एक अनजाना डर था कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। खाद्य कारखाना जिला मुख्यालय के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित था। जब उसने मुख्य द्वार पर तैनात संतरी से सोमेश के बारे में पूछा तो उस सुरक्षाकर्मी का चेहरा अचानक उदास हो गया। अकाउंटेंट सोमेश को कारखाने के फंड में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्या ईशानी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अपने परिवार के अपमान और गुस्से का बदला लेने के लिए डिंपल के घर वालों ने सीधे उसके बड़े भाई को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। ईशानी का खून खौल उठा और उसने बिना एक पल गंवाए अपनी साइकिल सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। सोमेश को हवालात में बंद हुए पूरे 15 दिन बीत चुके थे। जब से वह नए साल की शाम डिंपल के साथ उसके मायके गया था और उसने अपने सास ससुर के सामने दो टूक कह दिया था कि वे अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और तलाक चाहते हैं, उसी दिन उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में थाने भेज दिया गया। सोमेश ने बार-बार चीख-चीख कर अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन डिंपल के परिवार के रसूख और भारी दबाव के आगे किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका केस हाथ में ले सके। सोमेश अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसने अपनी किस्मत मान ली थी। सुनिए, क्या थानेदार मयंक जी यहाँ मौजूद हैं? ईशानी ने अपनी साइकिल को संभलने का मौका भी नहीं दिया और सीधे अंदर घुसकर पूछताछ करने लगी। वहां मौजूद एक युवा सिपाही ने जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत महिला को देखा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोला, मयंक, मयंक साहब अभी किसी सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं और वापस नहीं आए हैं। तो वे कब तक लौटेंगे? ईशानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे। क्या आपको किसी मामले की रिपोर्ट दर्ज करानी है? हमारे थाने में दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए वह खुद। वो युवा सिपाही बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देने को तैयार था। ईशानी ने गहरी सांस खींचकर खुद को संभाला, तो क्या आप मुझे सोमेश से मिलने की अनुमति दे सकते हैं? सोमेश। उस सिपाही को ये याद करने में कुछ सेकंड लगे कि वो शख्स कौन था। वही खाद्य कारखाने का अकाउंटेंट जिसे गबन के आरोप में बंद किया गया था। ये जुर्म बहुत संगीन था। सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी धन का गबन करने वालों को तो सीधे गोली तक से उड़ा दिया जाता था। इसके अलावा इस मामले की जांच खुद उच्च अधिकारियों की निगरानी में हो रही थी, इसलिए किसी साधारण सिपाही की यह औकात नहीं थी कि वह बिना अनुमति के किसी को भी मुजरिम से मिलने दे। माफ कीजिए, यह मुमकिन नहीं है। वो एक बहुत गंभीर मामले का मुजरिम है और जब तक उच्च अधिकारियों के आदेश नहीं आते, हम किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। मैं समझ गई। ईशानी ने उस सिपाही से कोई बहस नहीं की। बात बिल्कुल साफ थी कि डिंपल का परिवार सोमेश को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अगर वह अपने बड़े भाई को इस दलदल से बाहर निकालना चाहती थी, तो उसे सबसे पहले सोमेश की बेगुनाही के पुख्ता सबूत ढूंढने होंगे। अध्याय 32, विक्रम से मदद मांगना। रूबी को यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि मयंक कब तक वापस लौटेंगे और ईशानी के पास इतना लंबा इंतजार करने का वक्त बिल्कुल नहीं था। सोमेश को जेल में बंद हुए आधे महीने से ज्यादा हो चुका था। उस दौर में सजा के नियम बहुत कड़े होते थे और कानूनी प्रक्रियाएं आज के समय की तरह इतनी पारदर्शी या पुख्ता नहीं थी। ईशानी को इस बात का गहरा डर था कि कहीं डिंपल का परिवार पर्दे के पीछे कोई बड़ी चाल न चल रहा हो। उसने बैलगाड़ी हाँकने वाले चाचा वन को सोमेश के घर एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें ये संदेश लिखा था कि उसे विक्रम की बहुत याद आ रही है और वह अपने ससुराल जा रही है। सोहन के घर पर अपनी साइकिल सुरक्षित खड़ी करने के बाद ईशानी ने एक बस पकड़ी और सीधे पड़ोसी जिले के लिए रवाना हो गई। इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी जीवनसंगिनी इस वक्त उसी तरफ आ रही है। विक्रम अपने साथ जो खाने पीने का सामान लेकर आया था, उसका अधिकांश हिस्सा तो अमर सिंह चट कर गया था और शराब की भी बोतलें भी उसी की भेंट चढ़ गई थी। अमर सिंह तो सिर्फ इसी स्वाद के लालच में विक्रम के पीछे पीछे इस ठंडे इलाके तक चला आया था। कैप्टन साहब, मेजर साहब ने कहा है कि आज दोपहर के वक्त सभी नए साथियों के स्वागत के लिए एक छोटी सी दावत रखी गई है। आपको हर हाल में समय पर पहुंचना है। अमर सिंह विक्रम से कुछ दिन पहले ही इस छावनी में पहुंच चुका था। उसका स्वभाव बहुत हंसमुख और मिलनसार था और इतने कम दिनों में ही उसने यूनिट के बाकी अधिकारियों और उनके परिवारों से अच्छे ताल्लुक बना लिए थे। मेजर शर्मा रैंक के मामले में विक्रम के समकक्ष ही थे, इसलिए इस तरह की अनौपचारिक सभा का आयोजन करने के लिए वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। विक्रम ने मना नहीं किया और उसने मन में सोचा कि वह शाम के वक्त अपने साथ कुछ खास वाइन और खाने की चीजें ले जाएगा। उसने ये भी सोचा कि वह अपनी तरफ से फौजी भाइयों की पत्नियों को ज्यादा काम में नहीं उलझाएगा, इसलिए उसने कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं ली। ठीक है, ये पक्का रहा। अब मैं चलता हूँ। अमर सिंह अपना युद्ध का माल यानी खाने पीने का सामान समेटकर वहां से 9-2-11 हो गया। उसे डर था कि कहीं विक्रम का मूड बदला और वो वापस अपना सामान छीन लेगा। मेजर शर्मा के सरकारी आवास पर उनकी पत्नी सुनीता शर्मा बाकी अधिकारियों की पत्नियों के साथ मिलकर दोपहर के खाने की तैयारियों में जुटी हुई थी। हालांकि वह दौर 60 के दशक की भारी तंगी का नहीं था, फिर भी देश में राशन और खाने पीने की चीजें सीमित मात्रा में ही मिलती थी और फौजी छावनियों में परिवारों के इस तरह जुटने के मौके बहुत कम आते थे। इस बार विक्रम के स्वागत के लिए सुनीता और बाकी महिलाओं ने अपनी पूरी कला और मेहनत झोंक दी थी। अरे सुनो, क्या तुम लोगों को मालूम है कि कैप्टन विक्रम का ब्याह हो चुका है? जिस दिन विक्रम ने यहाँ रिपोर्ट किया था, वे सभी उसे देखने गई थी। वो वाकई बहुत रूपदार और खूबसूरत फौजी था। भले ही उस जमाने के लोग बाहरी दिखावे या खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सुंदर और सजीले इंसान को कौन पसंद नहीं करता। और फिर बातों बातों में किसी ने इस बात पर चर्चा छेड़ दी। नहीं तो वो दिखने में इतने युवा लगते हैं कि देखकर तो यही लगता है कि अभी उनका रिश्ता नहीं तय हुआ होगा। सुनीता ने थोड़ी देर सोचते हुए जवाब दिया। उनके पति मेजर शर्मा ने इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए किसके पास जीवन संगिनी है या नहीं, ये सिर्फ एक कयास भर था। तब तो बहुत बढ़िया मौका है। संगीता नाम की एक फौजी की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी छोटी बहन अभी कुंवारी है, क्यों न हम किसी बिचौलिए के जरिए दोपहर की इस दावत में उनकी आपस में मुलाकात करा दें। संगीता की छोटी बहन सरोज भी वहीं पास में बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी। जब उसने अपनी बड़ी बहन के मुंह से यह बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसके कान खड़े हो गए और वो बड़ी बेताबी से सुनीता के जवाब का इंतजार करने लगी। अरे नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। अगर कहीं कैप्टन विक्रम पहले से ही शादीशुदा हुए तो बेचारी सरोज की बड़ी फजीहत हो जाएगी। आखिरकार हम सब एक ही छावनी में रहते हैं, इसलिए किसी का रिश्ता इस तरह बिना सोचे समझे नहीं जोड़ना चाहिए। सुनीता कोई नासमझ महिला नहीं थी, वह ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी जिससे बाद में किसी की नजरों में गिरना पड़े।
इसके अलावा सरोज मूल रूप से एक साधारण परिवार से थी और वह दिल्ली के इस रईस और काबिल फौजी अधिकारी के सामने कहां टिकती। अगर वो खुद बीच में पड़कर रिश्ता तय कराने की कोशिश करती तो उनके अपने पति मेजर शर्मा भी उन्हें खरी खा सुनाते। संगीता के पति सूबेदार विक्रम के नीचे ही तैनात थे, इसलिए वह सुनीता की बात पर खुलकर तो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सरोज का दिल इस बात से बैठ गया। उसने भी जिस दिन विक्रम को छावनी में आते देखा था, तभी से वो उस पर दिल हार बैठी थी। अपनी 20 साल की जिंदगी में उसने कभी इतना आकर्षक मर्द नहीं देखा था। इसके अलावा वो खुद छावनी में इसलिए आई थी ताकि उसे कोई अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन साथी मिल सके। अब जब उसे अपनी पसंद का शख्स मिल गया था तो वह इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने कैसे दे सकती थी। बड़ी भाभी, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होने से कोई डर नहीं लगता। रसोई घर का वह कोलाहल भरा माहौल अचानक शांत हो गया। सरोज ने अपनी बड़ी बहन और बाकी महिलाओं की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बिना किसी झिझक के अपनी बात जारी रखी। अगर कैप्टन विक्रम का ब्याह नहीं हुआ है तो क्या मेरी बड़ी भाभी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में मदद करना कोई गुनाह है? उन्हें हमेशा से अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। भले ही वह गांव देहात से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनका रंग रूप साफ सुथरा था और उन्होंने प्राथमिक विद्यालय तक की पढ़ाई भी पूरी की थी। वे उन अनपढ़ फौजी पत्नियों से कहीं बेहतर थी जो अपने दस्तखत तक नहीं कर सकती थी। अगर दूसरी लड़कियां यूनिट के बड़े बड़े अधिकारियों और कमांडरों की पत्नियां बन सकती हैं, तो वह क्यों एक उम्दा अधिकारी की जीवन संगिनी नहीं बन सकती? अरे पगली, इस तरह के रिश्ते किसी के कहने से नहीं जुड़ते। दोनों तरफ से रजामंदी होनी जरूरी है। सुनीता अपनी मुस्कान को मुश्किलात से थामे हुए थी। उन्हें पहले लगता था कि संगीता की यह बहन बहुत सीधी सादी है, लेकिन वह तो हद दर्जे की ढीठ निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पहले जितने भी रिश्ते सुझाए थे, उसने उन सबको नापसंद कर दिया था। अरे नादान लड़की, क्या तू खुद को कोई अप्सरा समझती है जो कैप्टन तेरे देखते ही तुझ पर लट्टू हो जाएंगे? संगीता को जब लगा कि सुनीता का मिजाज बिगड़ रहा है, तो उसने अपनी बहन को जोरदार चिकोटी काटी और फिर एक बनावटी मुस्कान के साथ सुनीता से बोली, बड़ी भाभी, आप इसकी बचकानी बातों पर दिल मत लगाइए। ये तो बस कूप मंडूक की तरह है, लेकिन मेरी बहन की बात में दम भी है। क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता कि कैप्टन कुंवारे हों? अगर यह रिश्ता जुड़ गया तो हमारे मेजर साहब को भी तो भविष्य में फायदा मिलेगा, है ना? संगीता अपनी छोटी बहन के लिए हर दांव आजमाने को तैयार थी। वह जानती थी कि इस छावनी में जवान फौजी महीनों तक सिर्फ पुरुषों के बीच रहते हैं, जहां उन्हें कोई साधारण सी महिला भी खूबसूरत लगने लगती है। और अगर सरोज खुद आगे बढ़कर रोज उनकी सुध ले, तो कोई भी मर्द पिघल सकता है। दोनों बहनें अपने मन में सुहाने सपने बुनने लगी और भी ज्यादा तल्लीनता से खाने के पकवान तैयार करने लगी। दोपहर ढलने के करीब थी जब मेजर शर्मा अपने खास आदमियों के साथ वहां पहुंचे। एक बड़े चबूतरे पर दर्जनों कुर्सियां और दो लंबी मेजें आपस में जोड़कर सजाई गई थी। मकान के अंदर जगह कम होने की वजह से दावत का इंतजाम खुले आंगन में ही किया गया था। विक्रम अपने साथ 2 बोतल बढ़िया वाइन और वही खास मिर्च की चटनी लेकर आया था जो ईशानी ने उसके हाथों भिजवाई थी। मेजर शर्मा 40 की उम्र पार कर चुके एक बेहद मिलनसार और जिंदादिल इंसान थे। शुरुआत में उन्हें ये फिक्र थी कि दिल्ली जैसे शहर से आया यह नया फौजी अफसर बहुत अकड़ू और मिजाज का होगा, जिसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों की मुलाकातों और कामकाज के तरीकों ने उनके सारे संदेह दूर कर दिए। विक्रम स्वभाव से भले ही शांत और कम बोलने वाला था, लेकिन वह काम में बेहद तेज, ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। एक ऐसा साथी जिसके साथ दोस्ती लंबी दूर तक निभ सकती थी। अरे वाह विक्रम, इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत थी? तुम मेरे घर आ रहे हो, यही बहुत है। मेजर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी मेहनत सिर्फ भाभी जी अकेले करें? यह मेरी तरफ से थोड़ी सी चटनी है जो खाने का स्वाद बढ़ा देगी। विक्रम उन लोगों में से नहीं था जो तहजीब और रिश्तों के कायदे न जानते हों। भले ही उसे इस यूनिट में आया भी चंद महीने हुए थे, लेकिन उसने अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा बेहतरीन रिश्ते बनाए थे ताकि आगे का काम सुचारू रूप से चल सके। मेजर साहब, इसे जरूर रख लीजिए। भाभी जी के हाथ की बनी यह मिर्च की चटनी लाजवाब है। सच कहूं तो मैं खुद कैप्टन साहब के पीछे पीछे इस ठंडे इलाके तक सिर्फ इसी स्वाद की खातिर आया हूं। अमर सिंह ने विक्रम के हाथ में पकड़ी हुई चटनी की बरनी की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए मुंह में पानी भर लिया। इस पूरी छावनी में विक्रम के अलावा सिर्फ वही जानता था कि इस चटनी का असली मजा क्या है। ठीक है भाई, जब अमर सिंह इतनी मिन्नत कर रहा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेजर शर्मा ने और नखरे नहीं किए, लेकिन मन ही मन में इस बात से हैरान थे कि विक्रम की शादी इतनी कम उम्र में ही हो चुकी थी। विक्रम भाई, तुम इतने कमसिन हो और तुम्हारा ब्याह भी हो चुका है। भला कौन सा नया नवेला दूल्हा अपनी सुहागिन पत्नी को छोड़कर इस ठंडे और बीहड़ इलाके में अपनी मर्जी से खींचा चला आएगा? मेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी पत्नी की यादों के सहारे ही तो इस कठिन सफर पर निकला हूँ। अमर सिंह ने बीच में चुटकी लेते हुए हंसकर कहा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी धर्मपत्नी भी इसी उत्तरी इलाके की रहने वाली हैं? मेजर शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, वो हमारे पड़ोस के ही एक जिले की रहने वाली हैं। ये तो गजब का इत्तेफाक है। कभी फुर्सत मिले तो अपनी उस अर्धांगिनी को यहाँ ले आओ, हम भी तो देखें उस रूप की रानी को जिसने हमारे इस फौलादी कप्तान का दिल जीत लिया है। अध्याय 33। इस लाजवाब खाने ने सबको हैरान कर दिया। सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए, जहाँ पुरुष और महिलाएं अलग अलग दो अलग अलग मेजों पर बैठे थे। सुनीता और बाकी फौजी पत्नियों ने मिलकर घंटों मेहनत की थी और लगभग 10 तरह के बेहतरीन व्यंजन तैयार किए थे। सभी खाने बड़े बड़े बर्तनों में परोसे गए थे और महिलाओं की मेज पर भी खानों की कोई कमी नहीं थी। जब से विक्रम वहां आया था, सरोज की आंखें एक पल के लिए भी उससे नहीं हट रही थी। फौजी वर्दी तो बाकी सबने भी पहनी थी, लेकिन जिस शान और रुतबे से वो उस वर्दी में फब रहा था, वैसा किसी और पर नहीं दिख रहा था। ये सोचते हुए कि आने वाले वक्त में वह भी किसी की अर्धांगिनी बन सकती है, सरोज का चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गया। बड़ी भाभी, ये देखते हुए कि सुनीता ने अभी तक कोई पहल नहीं की, सरोज ने दबी आवाज में उन्हें थोड़ा उकसाया। लेकिन इस वक्त सुनीता खुद अपने किए पर पछतावे में डूबी थी। पहले तो दूर की बात समझकर उन्होंने इस रिश्ते पर आसानी से हामी भर दी थी, लेकिन अब जब विक्रम उनके ठीक सामने बैठा था और उसका वह शालीन व संभ्रांत व्यक्तित्व उनके सामने था, तो उन्हें महसूस हुआ कि सरोज जैसी लड़की को उस पर नजर गड़ाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। फिर भी वो अपनी जुबान दे चुकी थी और अचानक मुकर जाना किसी भी लिहाज से सही नहीं था, इसलिए भारी मन और झिझक के साथ उन्होंने विक्रम की तरफ रुख किया। कैप्टन विक्रम की इस साल उम्र कितनी है? क्या अभी उनका कहीं रिश्ता तय हुआ है या वह कुंवारे हैं? अरे बहन, तुम महिलाओं को तो बस हर जगह रिश्ते जोड़ने की सोचती है। भला ऐसे रूप रंग और कदकाठी वाले हमारे कैप्टन साहब कुंवारे कैसे रह सकते हैं? इससे पहले कि विक्रम खुद कुछ कह पाता, मेजर शर्मा ने बीच में ही बात संभालते हुए हंसकर जवाब दिया। सच में, क्या वह शादीशुदा हैं? सुनीता ने जैसे ही यह सुना, उनके सीने से एक भारी बोझ उतर गया और उनके चेहरे की मुस्कान अब ज्यादा स्वाभाविक लगने लगी। गनीमत थी कि विक्रम पहले से प्रतिबद्ध था, वरना उन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति से कैसे निपटती। जी हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही 5-5 साल के हैं। अपनी पत्नी और बच्चों का जिक्र आते ही विक्रम के उस सख्त और गंभीर चेहरे पर एक बेहद कोमल और सुहानी सी मुस्कान तैर गई।
ओह, तब तो आपकी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। न सिर्फ सुनीता बल्कि छावनी के उस परिवार में मौजूद हर शख्स ये सुनकर अक्के बक्के रह गया। विक्रम को देखकर उसकी उम्र 25-26 साल की लगती थी, लेकिन वह पहले ही 2 बच्चों का पिता बन चुका था। ये सच्चाई सुनते ही सरोज का चेहरा फीका पड़ गया और गुस्से व निराशा में उसकी उंगलियों के नाखून उसकी अपनी हथेलियों में गड़ गए। क्या वह दिल्ली या किसी बड़े शहर की रहने वाली हैं? उसकी थोड़ी तीखी और झिझकती हुई आवाज उस माहौल में एकदम से चुप गई। बाकी फौजी पत्नियां समझ चुकी थीं कि उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन पुरुष इस बात की गहराई को नहीं समझ पाए। मेजर शर्मा ने ही खुद आगे बढ़कर स्थिति स्पष्ट की, विक्रम की धर्मपत्नी भी हमारे ही उत्तरी इलाके की रहने वाली हैं और वो पास के ही एक छोटे से जिले से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या वो कोई गंवार देहाती लड़की है? जितना ज्यादा सरोज इस बारे में सोच रही थी, उसका अंदरूनी गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अगर विक्रम ने किसी बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह किया होता, तो शायद उसे इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वह पास के ही एक साधारण इलाके की निकली, वही इलाका जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता था। सरोज इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो हर मामले में उस अनजान लड़की से कमतर साबित हो गई थी। उसके तेवर अब आक्रामक हो चले थे और वहां बैठे समझदार लोग भी भांप चुके थे कि दाल में कुछ काला है। मेजर शर्मा ने अपनी पत्नी के पास बैठे सूबेदार की तरफ देखकर टोकते हुए कहा, भाभी, आपकी बातों का क्या मतलब है? क्या आपका इरादा कैप्टन विक्रम पर डोरे डालने का था? सूबेदार साहब के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें झलक उठी। वो दिन भर फौजी छावनी में पसीना बहाते थे, भला वे इन औरतों की कुटिल चालों को क्या जाने। इस तरह की फालतू की बातें उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। कैप्टन शर्मा, कैप्टन विक्रम, मैं आप सबका स्वास्थ्य के लिए जाम छलकाता हूँ। उन्होंने बात को टालने के लिए तुरंत अपना गिलास उठाया और बिना कुछ सोचे समझे पे गटक लिया। सरोज अभी भी गुस्से में सुलग रही थी और कुछ और उल्टे सीधे सवाल पूछना चाहती थी, तभी उसकी बहन सरोज ने उसका हाथ जोर से खींचकर उसे पीछे कर लिया। अपना मुंह बंद रखो, अगर आगे से ऐसी बदतमीजी की तो कल ही तुम्हें वापस घर भेज दूंगी। सरोज के लिए विक्रम जैसा काबिल अधिकारी पाना वाकई एक सुनहरा सपना था, लेकिन जब वो पहले से ही बीवी बच्चों वाला निकला, तो इस मामले में टांग अड़ाना सीधे तौर पर आग से खेलने जैसा था। सरोज की पत्नी होने के नाते वह अपने पति के भविष्य को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहती थी। सरोज का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था और वह बेहद अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार किसी ने भी उसके समर्थन में एक शब्द नहीं कहा। पुरुषों ने अपने खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वो खास मिर्च की चटनी एक बड़े कटोरे में बीचों बीच रख दी गई थी और वाइन की बोतलें खोलकर हवा में ठंडी होने के लिए रख दी गई थी। सुनीता और उनकी सखियों ने मिलकर शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, कड़ाही चिकन और तरह तरह के बेहतरीन व्यंजन बनाए थे, जिनकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। नए साल के जश्न में भी इतना शानदार खाना नहीं बना था। अरे भाई, हमारी इन भाभियों के हाथ में वाकई कोई जादू है। ये कड़ाही गोश्त तो मुंह में घुल रहा है। अरे विक्रम भाई, अमर सिंह, तुम दोनों सिर्फ वही चटनी क्यों खा रहे हो? गोश्त की तरफ भी तो हाथ बढ़ाओ। अमर सिंह के बगल में बैठे एक साथी फौजी ने टोकते हुए कहा। उसने देखा कि विक्रम और अमर सिंह ने मांस या सब्जियों को छूने की बजाय सारा ध्यान उस साधारण सी दिखने वाली लाल चटनी पर केंद्रित कर रखा था। उसे लगा कि शायद वे दोनों संकोच कर रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वो चटनी उस उम्दा गोश्त से भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट थी। अमर सिंह ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे कैप्टन साहब, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम खुद अपना पेट भर लेंगे। वह जानता था कि अगर उसने दूसरों को इस चटनी की असली शान के बारे में बता दिया, तो एक पल में सारा बर्तन खाली हो जाएगा और उसके हिस्से कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वह चुपचाप चटनी के साथ रोटियां गटक रहा था। लाओ भाई, जरा मैं भी तो देखूं इस चटनी में ऐसा क्या खास है। मेजर शर्मा ने आगे बढ़कर अपनी चॉपस्टिक से थोड़ा सा हिस्सा उठाया। उनका मकसद सिर्फ औपचारिकता निभाना था ताकि विक्रम और उसके साथी अकेले न महसूस करें। लेकिन जैसे ही वह चटनी का वह नन्हा सा टुकड़ा उनके मुंह में गया, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि वे दोनों फौजी गोश्त छोड़कर सिर्फ उस चटनी के पीछे क्यों पागल थे। उसका स्वाद बेजोड़ था, तीखापन ऐसा जो मुंह में जाते ही ताजगी भर दे और उसके बाद गले से उतरते ही पूरे शरीर में एक अनोखी ऊर्जा दौड़ जाए। वह एहसास इतना सुहाना था कि ऐसा लगा मानो उन्होंने सेना की कोई सबसे कठिन कसरत सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। मेजर शर्मा अब और कोई औपचारिकता निभाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने फौरन अपनी थाली बढ़ाई और खुद भी उस चटनी पर टूट पड़े। बाकी लोगों ने जब अपने कमांडर को इस तरह टूटते देखा, तो वे समझ नहीं पाए कि वो चटनी वाकई लाजवाब थी या मेजर साहब सिर्फ मेहमाननवाजी दिखा रहे थे। लेकिन उस उत्सुकता ने सबको मजबूर कर दिया कि वे भी एक बार उस लाल चटनी को चखें। और फिर बिना किसी अपवाद के हर एक शख्स ने फौरन दूसरा कौर मुंह में डाल लिया। ओए, थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ो, सारा का सारा चटनी का कटोरा अकेले ही चटकर जाओगे क्या? जिस फौजी ने थोड़ी देर पहले सबको गोश्त खाने की सलाह दी थी, वह अब उस चटनी के लिए ऐसे लड़ रहा था मानो कोई खजाना लूट रहा हो। भाई, युद्ध के मैदान में मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन इस चटनी के मामले में कोई समझौता नहीं। क्या सच में कैप्टन विक्रम की बीवी के हाथ की बनी यह चटनी इतनी ही उम्दा है? ये लोग तो ऐसे टूट पड़े हैं जैसे इन्होंने सदियों से खाना न देखा हो। सुनीता ने खींचते हुए कहा। उन्होंने खासतौर पर अपने पति की पसंद का कड़ाही चिकन उनके आगे परोसा था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और बाकी सब लोग उस चटनी को पाने के लिए आपस में भिड़े हुए थे। बाकी फौजी पत्नियों का भी यही हाल था। उनका मानना था कि खाना चाहे कितना भी लजीज क्यों न हो, इस तरह छीना झपटी करने की क्या तुक है। उनके पति इतने नासमझ कब से हो गए? सरोज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लग रहा था कि ये सारे मर्द सिर्फ विक्रम की झूठी शान बढ़ाने के लिए नाटक कर रहे हैं। आखिर उस गवार देहाती औरत में ऐसा क्या है? वह चटनी पल भर में साफ हो गई और आखिरी बची हुई कसर मेजर शर्मा ने पूरी कर ली जब उन्होंने अपनी रोटी का टुकड़ा उस खाली बर्तन पर फेरकर उसकी एक-एक बूंद साफ कर ली। अमर सिंह ने इस बार खाने के बाद ठंडी की गई वाइन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे अपने कटोरे में उड़ेल लिया। बाकी लोग भी समझ चुके थे कि दिल्ली से आए इन दोनों लोगों की पसंद बहुत उम्दा है। अगर चटनी इतनी लाजवाब हो सकती है, तो वाइन का स्वाद भी यकीनन लाजवाब होगा। जैसे ही अमर सिंह ने अपनी शराब का पहला घूंट लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वाकई अद्भुत है। उसका स्वाद सीधे दिल को छू रहा था। शराब की उस बोतल पर पिल पड़ने वाले सिर्फ वे दोनों नहीं थे, और देखते ही देखते वो पूरी बोतल चंद मिनटों में सब में बट गई। जिन्हें थोड़ा सा भी हिस्सा मिला, वे मंत्रमुग्ध हो गए और जिन्हें नहीं मिला, वे मुंह ताकते रह गए। कैप्टन विक्रम, आपकी धर्मपत्नी के हाथ में वाकई कोई करिश्मा है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी लाजवाब चटनी और ऐसी बेहतरीन शराब कभी नहीं चखी। थोड़ी देर पहले जो लोग विक्रम की उस अनजानी पत्नी को कमतर समझ रहे थे, उन सबकी राय रातों रात बदल चुकी थी। अगर कोई औरत ऐसा जादुई खाना और पेय बना सकती है, तो रूप रंग चाहे जैसा हो, उससे ब्याह करना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। धड़ाम, लोगों को ईशानी की तारीफ करते हुए सुनकर सरोज का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उसने तो अपनी तरफ से सोयाबीन की चटनी और हल्की सी सस्ती शराब परोसकर उन्हें रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सब उस गंवार औरत के सामने फीके पड़ गए। उसकी नजर में उसकी अपनी पाक कला उस देहाती लड़की से कोसों बेहतर थी।
जीजा जी, कैप्टन विक्रम, मैंने यह मसालेदार मछली खासतौर पर बनाई है। क्या आप लोग इसे चखना नहीं चाहेंगे? सरोज ने जिस मछली की डिश की तरफ इशारा किया वह ठीक विक्रम के सामने रखी हुई थी। अध्याय 34 कैप्टन विक्रम की धर्मपत्नी। फौजी छावनी का वह प्रांगण अचानक पूरी तरह शांत हो गया। अगर पहले लोगों को सिर्फ शक था तो अब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि सूबेदार के साथ आई इस लड़की की नजरें कैप्टन विक्रम पर टिकी थी। ये लड़की वाकई गजब की ढीठ थी। विक्रम पहले से ही बीवी बच्चों वाला था, फिर भी वह उस पर डोरे डालने से बाज नहीं आ रही थी। कितनी शर्म की बात थी। वहां मौजूद सभी पुरुष इस ओछी हरकत को देखकर मन ही मन कुड़ रहे थे, जबकि फौजी पत्नियां गुस्से से खौल उठी। आखिर वे सब भी तो अपने पतियों के साथ इसी छावनी में इसलिए रहते हैं ताकि उन पर नजर रख सके, है ना? घर परिवार संभालना, सास ससुर और बच्चों की देखरेख करते करते इन औरतों का चेहरा फीका और उम्र से पहले थका हुआ लगने लगता है, और फिर बाहर घूमने वाली ये छबीली लड़कियां महज इशारों से ही मर्दों का दिल बहला लेती हैं। ऐसे में भला कोई औरत इनसे नफरत क्यों न करे। सरोज की इस हरकत ने उन सभी फौजी पत्नियों के सबसे गहरे और संवेदनशील जख्म पर वार कर दिया था। सरोज की बड़ी बहन संगीता तो शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो गुस्से में सरोज को खींचकर वहां से हटाने ही वाली थी ताकि वो और तमाशा न बनाए, तभी बाहर से दौड़ता हुआ एक संतरी अंदर आया। कैप्टन विक्रम, आपकी धर्मपत्नी आपसे मिलने आई हैं और इस वक्त मुख्य द्वार पर खड़ी हैं। फौजी छावनी के नियमों के मुताबिक बिना पहचान पत्र या अनुमति के किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। ईशानी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गई थी और उसके पास ऐसा कोई कागजात नहीं था जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि हो सके, इसलिए संतरी को सीधे विक्रम के पास आकर उससे अनुरोध करना पड़ा। जैसे ही विक्रम ने सुना कि ईशानी आई है, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और अनजाने ही उसके मन में यह आशंका घर कर गई कि कहीं घर पर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। उसका चेहरा सख्त हो गया और बिना एक पल गंवाए वह संतरी के साथ मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर आने की खुशी का कोई भाव नहीं था। क्या सच में कैप्टन की बीवी आ गई हैं? पत्नियों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। आखिर अपने परिवार से मिलने आना तो खुशी की बात होती है, फिर कैप्टन विक्रम इतने फिक्रमंद क्यों दिख रहे थे? जिन लोगों ने थोड़ी देर पहले वह लाजवाब चटनी और शराब चखी थी, वे ईशानी को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन विक्रम के उस गंभीर और तनाव भरे तेवर को देखकर वे भी सहम गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्टन विक्रम की पत्नी दिखने में इतनी बदसूरत या अजीब हो कि उन्हें सबके सामने लाने में शर्म आती हो? किसी ने अमर सिंह से इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन वो खुद असमंजस में था कि क्या कहे। वो ईशानी से पहले भी मिल चुका था और अच्छी तरह जानता था कि वो महिला कितनी बड़ी आफत थी। अगर उसने उस वक्त चालाकी से विक्रम को अपने जाल में न फंसाया होता तो शायद विक्रम कभी उससे ब्याह नहीं करता। उसे लगा था कि शायद वक्त के साथ उस औरत में सुधार आ गया होगा, लेकिन अब उसे शक होने लगा था। दूसरी तरफ महिलाओं की मेज पर बैठी सरोज की हरकतों ने बाकी फौजी पत्नियों को उससे पूरी तरह दूर कर दिया था और अब वे संगीता से भी किनारा करने लगी थी। उन दोनों बहनों की इज्जत एक ही झटके में धूल में मिल चुकी थी। संगीता गुस्से से इतनी लाल हो चुकी थी कि उसका मन कर रहा था कि अपनी इस नासमझ बहन का गला घोंट दे। चलो चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो, लेकिन सरोज टस से मस नहीं हुई। वो हर हाल में ये देखना चाहती थी कि आखिर विक्रम की वो देहाती पत्नी दिखती कैसी है। वो मन ही मन सोच रही थी कि विक्रम का वह उतरा हुआ चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वह अपनी पत्नी के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। शायद वह गांव की लड़की इतनी बदसूरत और बेढंगी होगी कि उसे सबके सामने पेश करने में विक्रम को झिझक महसूस हो रही होगी। ये सोचते ही सरोज का झेपना गायब हो गया और उसके सीने में एक अजीब सी दुर्भावनापूर्ण उत्सुकता जाग उठी। विक्रम लंबी लंबी और तेज कदम बढ़ाते हुए मुख्य द्वार पर पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसकी नजर फौरन उस शख्स पर पड़ी जिसका वह दिन रात सपना देखता था। ईशानी ने ठंड से बचने के लिए खुद को अच्छे से ढक रखा था। उसने सफेद रंग का लंबा सा पफर जैकेट पहना था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। पैरों में खूबसूरत भूरे रंग के स्नो बूट्स थे और गले में गुलाबी रंग का कश्मीरी मफलर लिपटा हुआ था, जिसमें वह बला की खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। विक्रम की जानी पहचानी आवाज सुनते ही उसने तुरंत पलटकर देखा। घर पर सब ठीक तो है ना? मुनिया और हेमंत। विक्रम की आवाज भारी हो चुकी थी और उसमें एक अनजाना सा कांपता हुआ सुर था। वो रास्ते भर इसी डर में था कि कहीं उसे घर से कोई बुरी खबर न सुनने को मिल जाए। अरे नहीं, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मुझे बस एक जरूरी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए थी। अगर सामान्य परिस्थिति होती तो ईशानी जरूर थोड़ी मस्ती करती, लेकिन सोमेश को हवालात में बंद हुए आधे महीने से ज्यादा हो चुका था और उसकी बेचैनी सीमा पार कर रही थी। क्या बात है? खुलकर बताओ। ये जानकर कि बच्चे सुरक्षित हैं, विक्रम की जान में जान आई, लेकिन जब ईशानी खुद चलकर मदद मांगने आई थी तो मामला यकीनन बहुत गंभीर था। मेरे बड़े भाई को एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ईशानी ने बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे मुद्दे की बात कही और विक्रम को बता दिया कि कैसे डिंपल के परिवार ने सोमेश पर गबन और भ्रष्टाचार का झूठा इल्जाम मढ़वा दिया है। सोमेश और डिंपल के बीच सालों पहले हुए उस विवाद और तलाक की कोशिशों के बारे में विक्रम पहले से जानता था, इसलिए ईशानी की बात सुनते ही वह पूरा माजरा समझ गया। यह उस कुलीन और रसूखदार परिवार की तरफ से अपने दामाद को झुकाने और बदला लेने की एक घटिया चाल थी। मैं सब समझ गया हूँ। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, भाई साहब की बेगुनाही के सबूत ढूंढूंगा और उन्हें जल्द से जल्द इज्जत के साथ बाहर निकालूंगा। शुक्रिया। चूंकि विक्रम ने मदद का भरोसा दे दिया था, इसलिए ईशानी का आधा बोझ हल्का हो गया और उसने राहत की लंबी सांस ली। तुम्हें ठंड लग रही होगी, चलो पहले अंदर चलकर खुद को गर्म करो। मैं जाकर मेजर साहब से तुम्हारी और अपनी छुट्टी की अर्जी पर बात करता हूँ। विक्रम ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथों में थाम लिया। इससे पहले उन दोनों के बीच कभी इस तरह का खुला और अंतरंग संपर्क नहीं हुआ था। अगर ईशानी का चेहरा ठंड के मारे लाल न पड़ रहा होता तो शायद विक्रम इतनी हिम्मत कभी न जुटा पाता। गेट पर खड़े दोनों संतरी उस पति पत्नी के बीच के इस निश्चल और गहरे प्रेम को देखकर ईर्ष्या से भर गए। इतनी कड़ाके की ठंड में संतरी की ड्यूटी देना वैसे ही किसी सजा से कम नहीं था, ऊपर से ये दोनों मियां बीवी खुलेआम अपना प्यार दिखाकर उनकी जले पर नमक छिड़क रहे थे। ये सरासर नाइंसाफी थी। विक्रम कुछ ही पलों में वापस लौट आया और जब वो ईशानी को लेकर वापस दावत की मेज पर पहुंचा तो वहां रखे व्यंजनों की भाप अभी भी उठ रही थी। सरोज की हरकतों की वजह से फौजी छावनी का माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण हो चुका था। बाकी पत्नियों के मन में अभी भी यह डर था कि कहीं विक्रम की पत्नी सच में उस सरोज से भी बदतर या बदतमीज न हो, जिससे आगे चलकर और मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन जैसे ही विक्रम अपनी जीवन संगिनी को अंदर लेकर आया, वह सारी शंकाएं एक ही झटके में हवा हो गईं। यह मेरी धर्मपत्नी ईशानी है। इस बार भी विक्रम ने बड़े गर्व से उसका हाथ थाम रखा था और पूरे रास्ते उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। वहां बैठे दर्जनों लोगों की नजरें जब ईशानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जरा सा भी संकोच या डर नहीं दिखा। नमस्ते आप सबको, आप मुझे प्यार से ईशानी बुला सकते हैं। उस युवा और सुंदर महिला की आवाज बहुत सुरीली और स्पष्ट थी और उसने अपने पहले ही बोल से वहां बैठे हर शख्स का दिल जीत लिया।
अरे वाह, भगवान कसम, कैप्टन विक्रम की बीवी तो किसी फिल्मी हीरोइन जैसी हसीन है। वहां बैठी फौजी पत्नियां अक्के बक्के रह गईं। वे तो पहले ये सोचकर परेशान थी कि कहीं ईशानी उस सरोज के मुकाबले कम न पड़ जाए, लेकिन अब तो सरोज ईशानी के नाखून के बराबर भी नहीं ठहरती थी। वे सब भी तो देहात से ही ताल्लुक रखती थी, फिर आखिर ईशानी में ऐसी क्या बात थी कि वह इतनी नफीस लग रही थी। उसका पहनावा, उसका सलीका और उसकी बात करने का ढंग बिल्कुल किसी बड़े शहर की संभ्रांत महिला जैसा था। फौजी पत्नियों ने तुरंत ईशानी को अपने पास खींचकर बैठा लिया और बड़े प्यार से उसे खाने का न्योता देने लगी। विक्रम ने उसकी तरफ से मना करना चाहा, लेकिन ईशानी ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव देकर उसे रोक लिया। वह अपने भाई सोमेश के लिए भले ही अंदर से परेशान थी, लेकिन इस वक्त हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं था। यह उसका इस छावनी में पहला कदम था और यहाँ की औरतों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी था। ईशानी रूप रंग में जितनी खूबसूरत थी, उसकी जुबान में उतनी ही मिठास थी और चंद पलों में ही वो उन सबकी चहेती बन गई। वह सरोज, जो थोड़ी देर पहले ईशानी का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने के सपने देख रही थी, अब पत्थर की मूर्ति की तरह सन बैठी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रम की पत्नी इतनी खूबसूरत और आकर्षक होगी। उसकी तुलना में तो वह खुद एक बदसूरत बत्तख जैसी लग रही थी। अब भी कोई उम्मीद बाकी बची है क्या? तुम्हारी इस शक्ल सूरत के साथ तुम कैप्टन की बीवी से मुकाबला करने चली थी। खुद पर तरस खाओ और कल ही बोरिया बिस्तर बांध कर अपने घर लौट जाओ। संगीता अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। छावनी में इतने साल बिताने के बाद उसने आज जैसी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। उसे अपनी इस मूर्ख बहन को यहाँ लाने के अपने फैसले पर भयंकर पश्चाताप हो रहा था। सरोज ने अपनी जिद भरी नजरों से देखते हुए मुंह बिचका कर कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर वह इस तरह हार मानकर वापस लौट गई, तो उसे जिंदगी भर किसी साधारण किसान से ब्याह करके चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। इस ख्याल मात्र से उसकी रूह कांप जाती थी। चूंकि विक्रम का पत्ता अब साफ हो चुका था, तो क्या हुआ? इस छावनी में और भी तो कुंवारे और काबिल अफसर मौजूद थे। सरोज की आंखें एक बार फिर शातिर अंदाज में घूमी और इस बार उसका निशाना विक्रम के बगल में बैठे अमर सिंह पर जाकर टिका। हालांकि अमर सिंह न तो रूप रंग में और न ही ओहदे में विक्रम की बराबरी कर सकता था, फिर भी वो बाकी साधारण फौजियों से मीलों बेहतर था और उसकी हैसियत के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता था। उधर अपने साथी विक्रम के साथ बैठकर मजे से शराब की चुस्कियों ले रहे अमर सिंह की पीठ पर अचानक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। अरे भाई, तुझे क्या हुआ? विक्रम ने उसे इस तरह अचानक झटके खाते देखा तो हैरानी से पूछा। अमर सिंह ने अपनी पीठ सहलाते हुए अपना सिर खुजाया और बड़बड़ाया, पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे खिलाफ कोई खतरनाक साजिश रच रहा है। लेकिन इस ठंडे इलाके में उसका कौन सा ऐसा दुश्मन हो सकता था? अमर सिंह ने थोड़ा सोचने की कोशिश की, पर जब उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने बात आई गया कर दी और सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। चलो मेरे साथ, मुझे मेजर साहब से तुम्हारी भी छुट्टी के सिलसिले में बात करनी है। वैसे भी मामले की तह तक जाकर सबूत ढूंढना तुम्हारा सबसे मजबूत हुनर है और इस बार भाभी की मदद के लिए तुम्हारे दिमाग की सख्त जरूरत है। कैप्टन, आप बेफिक्र रहिए, ये जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर छोड़ दीजिए। बस शर्त यह है कि जैसे ही यह मामला सुलझेगा, आपको अपनी धर्मपत्नी से कहकर मुझे एक शानदार दावत दिलवानी होगी। अमर सिंह खाने पीने का बहुत शौकीन था। जब ईशानी के हाथ की बनी वह चटनी इतनी लाजवाब थी, तो खुद उसके हाथों बना खाना कितना शानदार होगा, ये सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। विक्रम ने इस बार उसे निराश नहीं किया और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी तरफ से भाभी से बात कर लूंगा। अध्याय 35, सिंह परिवार की कारगुजारियों की जांच। रात का खाना खत्म होने के बाद विक्रम और वीर दोनों ने अपनी अपनी छुट्टी की अर्जी दे दी। यहाँ आते वक्त ईशानी ने बस से सफर किया था, लेकिन लौटते वक्त विक्रम फौजी जीप खुद चला कर ले गया। महज एक वक्त का खाना खाने के दौरान ही छावनी की तमाम फौजी पत्नियों को ईशानी इतनी पसंद आ गई थी कि वे उसे जाने देना ही नहीं चाहती थी। ईशानी, जब भी वक्त मिले यहाँ जरूर आना, अगली बार मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर शक्करपारे बनाऊंगी। जरूर। ईशानी ने कुछ देर उन फौजी पत्नियों से प्यार से बातें की और फिर वहां से विदा ली। सरोज उनके पीछे पीछे चल रही थी और उसके दिल में ईशानी को लेकर ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। वो उस स्टाफ क्वार्टर में आधे साल से ज्यादा वक्त से रह रही थी, लेकिन सुनीता के हाथ के बने शक्करपारे चखना तो दूर, उसने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। और ये लड़की कितनी खुशनसीब थी। सरोज नफरत भरी नजरों से ईशानी के चेहरे को घूर रही थी। वो जितना देख रही थी, उसकी जलन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती थी कि बिना किसी दाग धब्बे के उसका रंग इतना दूध जैसा साफ और निखरा हुआ था। और उसने जो कपड़े पहन रखे थे, वे तो शहर के फैशन को भी मात दे रहे थे। क्या वाकई ये लड़की उसी पिछड़े और भूले बिसरे इलाके से आई थी? ईशानी को इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खड़े होकर कोई उसे किस नजर से देख रहा था। शायद यह एहसास होने की वजह से कि वो ईशानी के आसपास भी नहीं ठहरती, सरोज उसके सामने बिल्कुल शांत रही थी, इसलिए ईशानी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि छावनी में पहुंचने से पहले ही कोई उसकी जिंदगी में खलल डालने के सपने देख रहा था। और अगर उसे पता चल भी जाता, तो भी वह परवाह नहीं करती। जो इंसान इतनी आसानी से छीना जा सके, वह कभी अपना हो ही नहीं सकता था। इस तरह की फिजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद करने से कहीं बेहतर था कि वो पैसे कमाने के नए तौर तरीके सोचे। जीप ने रफ्तार पकड़ी और महज 1 घंटे के भीतर वे लोग जिला मुख्यालय के पुलिस थाने पहुंच गए। विक्रम ने अपना फौजी पहचान पत्र दिखाया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सोमेश से मिलने की अनुमति मिल गई। हवालात में बंद हुए भले ही आधे महीने से ज्यादा हो चुका था और सोमेश को वहां किसी तरह की शारीरिक प्रताड़ना नहीं मिली थी, फिर भी इस कैद ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और उसकी मानसिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरा बुझा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सामने ईशानी को देखा, उसकी बेजान आंखों में एक उम्मीद की चमक लौट आई। गुड़िया, सोमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मुसीबत के वक्त सबसे पहले उससे मिलने उसकी बहन आएगी। वो अपने बाकी भाइयों की तरह अपनी इस छोटी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि ईशानी अपनी जिद की पक्की है और शायद ही कभी उसके हाल चाल की परवाह करती हो। लेकिन आज वही छोटी बहन उससे मिलने खुद चलकर आई थी। सोमेश की आंखें नम हो गईं और उसके आंसू बेकाबू होकर गालों पर बह निकले। भैया, मैं जानती हूँ कि सिंह परिवार ने आपको एक झूठे मामले में फंसाया है। अब आपको बस इतना करना है कि जो कुछ भी सच है, वह सब मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके इस फर्जी केस को पलट सकूं। ईशानी ने अपने भाई की इस खस्ता हालत को देखा तो उसके दिल में एक भयंकर गुस्सा भड़क उठा। वो इन सिंह परिवार वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। ठीक है, सोमेश ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाकर हामी भर दी। विक्रम और वीर उनके साथ अंदर नहीं गए थे। जिला मुख्यालय पहुंचते ही विक्रम ने वीर को सिंह परिवार की असलियत का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वीर एक बेहतरीन स्काउट था और खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर था। इस बार सिंह परिवार का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ा था जो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। ईशानी पुलिस थाने से बाहर निकली तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था।
सिंह परिवार की करतूतें उसकी सोच से भी ज्यादा घिनौनी थी। सोमेश को फंसाया नहीं गया था, बल्कि उसे जबरन सिंह परिवार के काले कारनामों की बलि का बकरा बनाया जा रहा था। उसने गहरी सांस ली और जीप में आकर बैठ गई। विक्रम ने आगे बढ़कर उसके ठंडे हाथों को थमाने के लिए उसे गर्म पानी का एक कप दिया। हथेलियों से होती हुई वो गर्माहट सीधे उसके दिल तक पहुंच गई और ईशानी के भीतर सुलग रहा गुस्से का लावा धीरे धीरे शांत होने लगा। सिंह परिवार का ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार आपको और वीर को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अकेले उसके और सोमेश के बस की बात नहीं थी कि वे उस रसूखदार परिवार से मुकाबला कर पाते। वह चाहती थी कि सोमेश पर से सारे दाग धोए बिना सिंह परिवार को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाए, और इस काम को सिर्फ विक्रम ही अंजाम दे सकता था। फिक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। विक्रम की आवाज बेहद धीमी और भरोसेमंद थी, और उस सख्त व फौजी चेहरे पर इस वक्त एक ऐसा सुकून और सुरक्षा का भाव था जिसने ईशानी को असीम ढांढस बंधा दिया। ईशानी के दिल के किसी कोने में एक नया एहसास चुपचाप दस्तक देने लगा था। डॉट 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 दूसरी तरफ सिंह परिवार का हाल देखिए। डालियां अपने मायके से लौटकर सीधे अपने माता पिता के घर पहुंच गई थी। डालियां का एक छोटा भाई भी है जो उससे कुछ साल छोटा है, और घर परिवार में उसी की सबसे ज्यादा लाड प्यार मिलता था। इस साल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में फेल होने के बाद डालियां के पिता ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे गल्ला गोदाम में बतौर अकाउंटेंट की नौकरी दिलवा दी थी। शुरुआत में वह सोमेश के मातहत काम करता था, लेकिन अब जब सोमेश जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, तो वह उस गोदाम का सबसे वरिष्ठ मुंशी बन गया था। नया साल शुरू होने के बाद गोदाम का कामकाज तो चालू हो चुका था, लेकिन दलीप सिंह दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था और काम के नाम पर सिर्फ एक चक्कर लगाकर वापस लौट आता था। उसके पिता खुद उस विभाग के बड़े अधिकारी थे, इसलिए किसी की भी यह मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। इसके अलावा उस दौर में निगरानी के कड़े नियम न होने की वजह से पूरा सिंह परिवार उस इलाके का सर्वस्व बना बैठा था। दीदी, आप और आपका बेटा कब तक यहाँ टिके रहने वाले हैं? आखिर कब तक आप यूं ही अपने मायके में डेरा डाले रहेंगी? दलीप सिंह मुंह में टूथपिक दबाए हुए बड़ी बेपरवाही से बैठकर खाने में दाखिल हुआ। उसने डालियां को सोफे पर बैठकर स्वेटर बुनते देखा तो कमर पर हाथ रखकर उससे सवाल करने लगा। भले ही डालियां सोमेश पर रौब झाड़ने में कभी पीछे नहीं हटती थी, लेकिन अपने इस छोटे भाई के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। तुम तो जानते ही हो कि सोमेश इस वक्त हवालात में है। मैं और चिंटू घर पर अकेले डर जाते हैं, और चूंकि घर में कमरा खाली था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिन और रुकना है। यहाँ का बिजली और पानी का बिल मुफ्त का आता है क्या, और ऊपर से दिन में 3 वक्त के खाने का खर्च। तुम दोनों माँ बेटे इतना खाते हो कि घर का राशन पहले ही कम पड़ने लगा है। और वैसे भी घर का ये खाली कमरा मेरी होने वाली पत्नी और बच्चों के लिए तय है। तुम दोनों किस हक से इस पर कब्जा जमाए बैठी हो? दलीप सिंह को अपनी इस बहन से चिढ़ होने लगी थी। आमतौर पर बहनें अपने भाइयों को तोहफे और पैसे देती हैं, लेकिन डालियां उल्टे मायके के संसाधनों का दोहन करने में सबसे आगे रहती थी। डालियां का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो जमीन में गड़ जाए या आसमान में समा जाए। अभी तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? क्या मैं हमेशा यही रहूंगा? अगर तुम लोग यूं ही टिके रहे तो मेरा रिश्ता कैसे तय होगा? नहीं, मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ कि तुम दोनों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालें। दलीप सिंह इन दिनों शहर की एक लड़की पर लट्टू था और उसके पिता से शादी की बात चलाने की सोच रहा था। लेकिन अगर उस लड़की को पता चलता कि उसकी नंद स्थायी रूप से अपने मायके में डेरा डाले बैठी है, तो वह कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहती। वह घर पर अपनी ही मनमानी चलाता था, और उसके माता पिता भी हर बात में उसी का समर्थन करते थे। नतीजतन उसी दिन डालियां और उसके बेटे को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया गया। मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। चिंटू ने डालियां का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसे पहले लगता था कि उसकी नानी का घर उसके अपने घर से बहुत बेहतर है, क्योंकि वहां उसे खाने के लिए बढ़िया चीजें मिलती थी। लेकिन जब से उसके पिता पुलिस की गिरफ्त में आए थे, तब से उसके नाना नानी का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वे अब न तो उसे देखकर मुस्कुराते थे, न उसकी तारीफ करते थे, और न ही उसे कोई अच्छी चीज खाने को देते थे। उल्टे वे उसे मनहूस और आसान फरामोश कहकर दुत्कारते थे। आखिरकार चिंटू तो एक बच्चा था, और पिछले आधे महीने से सिंह परिवार का वह ताने भरा माहौल वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसे अपने पिता और दादी की बहुत याद आ रही थी। भले ही उसका पुराना घर छोटा था, लेकिन वहाँ उसे बेशुमार प्यार मिलता था, और उसकी दादी उसके हिस्से की अच्छी चीजें बचाकर रखती थी। वहाँ उसके ताऊ और चाचा उसे नदी में मछली पकड़ना और चिड़ियों के पीछे भागना सिखाते थे, जो इस मतलबी मामा से तो 1000 गुना बेहतर था, जो सिर्फ डांटना जानता था। ये पहला मौका था जब डालियां को इस तरह जलील करके घर से निकाला गया था, लेकिन अपने भाई और माता पिता की गलती मानने के बजाय उसने इसका पूरा ठीकरा सोमेश के सिर पर फोड़ दिया। पापा पापा की रट लगाए रहते हो। तुम्हारी उस बाप की वजह से ही मेरी यह गत बनी है। अगर मैंने उससे ब्याह न किया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। उसने खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोमेश से शादी की थी। सिर्फ एक शक्ल सूरत वाले मर्द के भरोसे जिंदगी बिताने का क्या नतीजा निकलता है, यह उसे अब समझ आ रहा था। अगर उसने अपने ही रसूख वाले किसी परिवार में ब्याह किया होता तो आज वो किसी बड़े अफसर की पत्नी होती। वह जितना इस बारे में सोचती, सोमेश के प्रति उसकी नफरत उतनी ही बढ़ती जाती, और यहाँ तक कि उसे अपने बेटे पर भी गुस्सा आने लगा। चिंटू बिगड़ल हो चुका था। पहले डालियां उसे सिर पर बिठाकर रखती थी, लेकिन अब तंग आकर वह उस पर चिल्ला पड़ी। चिंटू ने सड़क पर ही पैर पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा चाहिए। आप बहुत गंदी मम्मी हो। चिंटू, चुपचाप उठो। डालियां का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन आसपास आने जाने वाले लोगों को देखकर उसे अपनी इज्जत का भी डर सता रहा था। नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे पापा के पास नहीं ले जाओगी, मैं यहीं रहूंगा। चिंटू समझ चुका था कि उसकी मां अब उससे प्यार नहीं करती, और सिर्फ उसके पिता ही उसे चाहते थे। अरे डालियां, यह क्या हाल बना रखा है? तुम लोग यहाँ सड़क पर क्या कर रही हो? तभी सामने से एक रईस जादे नुमा शख्स उधर से गुजरा। उसने महंगे कपड़ों के साथ बालों में तेल और सेंट छिड़क रखा था, जिससे उसकी अमीरी साफ झलक रही थी। उस आदमी को देखते ही डालियां का चेहरा शर्म से झुक गया। अरे कुछ नहीं, बस घर में थोड़ी अनबन हो गई थी। अनबन कैसे? क्या तुम्हारे उस नाकारा पति के जेल जाने की वजह से तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें निकाल बाहर किया है? उस शख्स ने तंज कसते हुए एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। तुमने तब मेरी इज्जत नहीं की और उस गंवार से ब्याह रचा लिया। बोलो, अब भुगत रही हो ना उसका अंजाम। अमर नाम का वह शख्स डालियां के चेहरे की बची कुची खूबसूरती को घूर रहा था, और उसकी आंखों में एक हवस भरी चमक तैर उठी। भले ही डालियां अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे कभी किसी शारीरिक श्रम में नहीं झोंका था, इसलिए उसकी रंगत अभी भी बरकरार थी। अमर जवानी के दिनों से ही डालियां पर फिदा था, और अब जब वह अपने पति की वजह से मुसीबत में फंसी थी, तो उसकी पुरानी इच्छाएं फिर से जाग उठी थीं। डालियां को भी अपने उस फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह बात खुलेआम स्वीकार करने से रोक रहा था। मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे रास्ते से हटो, मुझे जाना है।
उसने चिंटू को जबरन घसीटा और अमर के पास से तेजी से निकल गई। अमर ने अपने दांत भींचे और उसके पीछे देखते हुए मन में दबदाया, अगर कभी पछतावा हो तो मेरे पास लौट आना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। डालिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। अमर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगी, क्योंकि पराई स्त्रियों को रिझाने में उसका पुराना अनुभव था। अगर बात बन जाती तो सोने पर सुहागा, वरना कोई खास नुकसान नहीं था। वो सीटी बजाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उसे दलीप सिंह मिल गया। अरे अमर भाई, क्या जो तुमने अभी कहा वह सच था? क्या वाकई तुम्हारी नजर मेरी बहन पर है? अध्याय 36, पति पत्नी का एक ही बिस्तर पर साथ सोना। ईशानी सबसे पहले अपनी साइकिल लेने सोहन के घर गई। सोहन जानता था कि उसने एक फौजी अफसर से ब्याह किया है, लेकिन उसने विक्रम को पहली बार सामने देखा था। विक्रम जीप से बाहर निकला, उसकी हरी फौजी वर्दी उसे और भी अधिक रौबदार बना रही थी। दीदी, जीजाजी, सोहन ने घबराते हुए अभिवादन किया। विक्रम ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब दिया और दरवाजे पर रखी साइकिल को उठाकर जीप में रख दिया। दर्जनों किलो वजनी साइकिल विक्रम के हाथों में ऐसे लग रही थी जैसे कोई खिलौना हो। सोहन ने मन ही मन कई बार थूक गटका और ईशानी के प्रति उसके दिल में इज्जत और बढ़ गई। केवल वही इस ठंडे और सख्त इंसान को संभाल सकती थी। इन दिनों मैं काफी व्यस्त हूँ, इसलिए अंडे बेचने का ही काम अब तुम ही संभालो। ईशानी ने सोहन को कुछ जरूरी निर्देश दिए। सोहन अब व्यापार के मामलों में काफी समझदार हो गया था। वो बिक्री के तरीके और जोखिम से बचने के उपाय अच्छी तरह जानता था। ठीक है दीदी, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आना। ईशानी और विक्रम जीप से वापस अपने रामपुरा गांव लौट आए। मदन मिस्त्री सचमुच बहुत बेहतरीन मकान बना रहा था। विक्रम का नया घर लगभग बनकर तैयार हो चुका था और बस 10-15 दिनों में पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। जब से विक्रम के घर का निर्माण शुरू हुआ था, गांव के लोग अक्सर उसे देखने आते थे। आजकल हर परिवार की आर्थिक स्थिति तंग होती है और ज्यादातर लोगों के घर मिट्टी और फूस की छतों वाले होते हैं जो थोड़ी सी बारिश या बर्फबारी में ढह जाते हैं। ईशानी ने हरी ईंटों और लाल पक्की छतों वाला इतना बड़ा आंगन और मकान बनवाया था, जिसे देखकर गांव का हर शख्स ईर्ष्या से भर जाता था। तो क्या हुआ अगर उसके ससुराल वाले उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे? विक्रम अपनी पूरी तनख्वाह उसके हवाले कर देता था और उसे अपनी मर्जी से खर्च करने की छूट देता था। रामपुरा गांव की बहुओं में से किसी की भी जिंदगी इतनी शानदार नहीं थी जितनी ईशानी की थी। जब विक्रम ने अपनी जीप लाकर पुराने सोमनाथ के घर के सामने रोकी, तो आसपास के सभी लोग जल उठे। अरे विक्रम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अभी कुछ ही दिन तो हुए थे उसे गए हुए। सुमित्रा देवी ने आवाज सुनी तो बाहर निकलकर देखा कि विक्रम और ईशानी जीप से नीचे उतर रहे हैं। ईशानी ने सुमित्रा देवी का हाथ थामा और उन्हें अंदर ले गई, साथ ही विक्रम से कहा कि वह घर के मर्दों को भी अंदर बुला ले। क्या बात है, क्या कोई अनहोनी हो गई है? सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो उनके सीने में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। उन्हें तुरंत किसी बुरे होने का आभास हुआ। घबराई मत मां, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। आखिर बात क्या है गुड़िया, मुझे खुलकर बताओ। सुमित्रा देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और घर के बाकी पुरुष सदस्य भी सहमी हुई नजरों से ईशानी को देख रहे थे। ईशानी ने गहरी सांस ली और बोली, भैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सुमित्रा देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उनके पैर कांपने लगे और वो लगभग जमीन पर गिर ही जाती। गनीमत थी कि ईशानी और गीता ने उन्हें संभाल लिया। बड़े भैया को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, ये सब उस सिंह परिवार की घटिया चाल है। उन्होंने भैया को झूठे इल्जाम में फंसाया है। ईशानी ने संक्षेप में अपने परिवार को बताया कि कैसे सिंह परिवार ने सोमेश पर साजिश रची और उसे हवालात भिजवा दिया। वो इस बात को छिपाना नहीं चाहती थी और वैसे भी यह बात छुपने वाली नहीं थी। इस कमीने सिंह परिवार की इतनी हिम्मत कि उन्होंने अपने गुनाह छिपाने के लिए मेरे बेटे को मोहरा बना दिया। मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमित्रा देवी गुस्से से कांप उठी, उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके परिवार ने बड़ी मुश्किल से एक काबिल बेटा तैयार किया था, जिसे उस परिवार ने बर्बाद कर दिया। वो इसे कैसे बर्दाश्त करती? घर के बाकी सदस्य भी गुस्से से सुलग रहे थे और उनके तेवर देखकर साफ लग रहा था कि वे सिंह परिवार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार थे। माँ, पापा और भैया, आप लोग जरा संयम रखिए। सिंह परिवार जैसे लोगों के लिए खुद को मुसीबत में डालना समझदारी नहीं है। इसके अलावा विक्रम ने पहले ही अपने साथियों को उनके काले कारनामों की जांच करने के लिए लगा दिया है। हमें थोड़ा सब्र करके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। ईशानी ने तुरंत आगे बढ़कर सबको समझाया और शांत कराया। ये सुनकर कि विक्रम इस मामले को सुलझाने में मदद कर रहा है, सुमित्रा देवी और बाकी लोगों को काफी ढांढस बंधा। चलो, शुक्र है कि विक्रम यहाँ है, वरना वे लोग तो तुम्हारे भाई की जान ही ले लेते। सोमेश के साथ हुई इस घटना की वजह से घर का माहौल काफी गमगीन था और किसी का भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। ईशानी और गीता ने रसोई में जाकर झटपट नूडल्स बनाए। वे हल्के और पाचक थे और उनमें खेतों से लाई गई ताजी सब्जियां डाली गई थी। खाने के बाद परिवार के मन को थोड़ा सुकून मिला। बच्चे समझ चुके थे कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से बर्तन साफ किए और मेज पोंछ दी। खाने के बाद वे चुपचाप अपनी कहानियों की किताबें पढ़ने बैठ गए और बड़ों को किसी तरह की परेशानी नहीं दी। ईशानी काम समेटकर अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि सुमित्रा देवी ने उसे रोक लिया। मुनिया और हेमंत आज रात मेरे और तुम्हारे पापा के साथ सोएंगे। तुम जाकर बिस्तर पर एक नया रजाई गद्दे का सेट लगा दो। उन्होंने बैठकर खाने में सुरेश से बात कर रहे विक्रम की तरफ एक नजर डाली और पल भर में समझ गई कि सुमित्रा देवी के मन में क्या चल रहा था। उनकी मां असल में उनके और विक्रम के बीच नजदीकियां बढ़ाने का मौका दे रही थी। ईशानी के कान शर्म से लाल हो गए और उसने अपने बाल संवारे। इसकी क्या जरूरत है? दोनों बच्चे अकेले ठीक से नहीं सो पाएंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अरे तू क्यों बात को टाल रही है? क्या तेरी माँ ने पहले तेरी परवाह नहीं की? नादानी मत कर, विक्रम ने हमारी इतनी मदद की है, तुझे भी तो उसे खुश करना चाहिए। और खुश कैसे करना है, इस बात को लेकर पति पत्नी को खुद कमरे में लेटने की जरूरत थी, इसके लिए उन्हें किसी सीख की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर ईशानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। माँ, इसका इससे क्या लेना देना था? क्या वह उसकी अपनी माँ है या विक्रम की? ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए बिस्तर ठीक करती हूँ। आज रात विक्रम के साथ अच्छे से रहना और थोड़ा प्यार से पेश आना। मर्द ऐसी ही बातों से पिघलते हैं। सुमित्रा देवी बहुत जल्दी में थी और उन्होंने ईशानी को ना नुकुर करने का कोई मौका नहीं दिया। दूसरे कमरे से गुजरते हुए उन्होंने उन दोनों बच्चों को भी उठा लिया जो कहानियों की किताबें पढ़ रहे थे। विक्रम जब बातचीत खत्म करके कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी जीवनसंगिनी अकेली चारपाई पर लेटी हुई थी। बच्चे कहाँ हैं? ईशानी पहले तो शांत दिखने का नाटक करते हुए किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी यह बात सुनते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। माँ उन्हें अपने साथ सुलाने ले गए हैं ताकि वे तुम्हारी नींद में खलल न डालें। नींद में खलल? विक्रम इस बात पर थोड़ा असमंजस में था।
दोनों बच्चे जन्म के बाद से ही उन्हीं के साथ सोते आए थे और इसके आदी थे। हालांकि जब विक्रम की नजर बिस्तर पर बिछी हुई उस चमकीली लाल रजाई पर पड़ी तो उसे सब कुछ समझते देर नहीं लगी। उसे समझ आ गया कि उसकी सास के नींद में खलल डालने का असली मतलब क्या था। उसका गला सूखने लगा और दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में जल रही सिगड़ी कमरे को पूरी तरह गर्म किए हुए थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा संजीदा और नशीला हो गया था। ईशानी अब इस गर्माहट को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने किताब एक तरफ फेंकी और चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे मुंह हाथ धोने के लिए पानी लेकर आती हूँ। वो डर रही थी कि अगर वो वहां ज्यादा देर रुकी तो इस उमस भरे माहौल में पिघल जाएगी। रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा। विक्रम ने जल्दी से उसे रोका और अपना गर्म हाथ उसकी कलाई पर रख दिया और फिर तुरंत पीछे खींच लिया। उस कोमल स्पर्श से उसका दिल बेकाबू हो गया। तुम जल्दी से बिस्तर पर जाओ, ठंड लग जाएगी। वो सीधे रसोई की तरफ गया और खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी से हाथ मुंह धोया। मुख्य कमरे में सुमित्रा देवी लगातार बाहर की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए थी। अपनी बेटी और दामाद की राह आसान करने के लिए उन्होंने बक्से के सबसे नीचे से वह लाल रजाई निकाली थी, लेकिन उनका दामाद तो 10 मिनट के भीतर ही बाहर निकल आया था। क्या इतनी जल्दी सब हो गया? सुमित्रा देवी मन ही मन बुदबुदाने लगी और अपने लंबे चौड़े दामाद को देखकर सोचने लगी कि वह इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं था। अपनी पत्नी को करवटें बदलते देख रामदयाल ने खांसते हुए कहा, क्या कर रही हो? बच्चों की नींद खराब कर दोगी। मुझे फिक्र हो रही है। ईशानी और विक्रम की शादी को 5-6 साल हो चुके हैं और अभी तक घर में किलकारी नहीं गूंजी। आज आखिरकार दोनों को एक ही बिस्तर पर सोने का मौका मिला था और विक्रम बाहर निकल आया। अरे भगवान, क्या तुम्हें लगता है कि दामाद जी में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामदयाल चौंक कर बोले, क्या बकवास कर रही हो? वरना मुनिया और हेमंत कैसे पैदा हुए? तो फिर इतने सालों से ईशानी को कोई संतान क्यों नहीं हुई? वो इसलिए क्योंकि ईशानी पहले बहुत नासमझ थी और दामाद जी उससे दूर रहते थे। तुम बच्चों के मामलों में टांग मत अड़ाओ, ईशानी खुद समझदार है। रामदयाल ने करवट बदली और नींद के आगोश में जाने लगे। सुमित्रा देवी भी लेट गईं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन विक्रम अक्सर घर से बाहर रहता है और ईशानी भी इस पर ध्यान नहीं देती। न जाने कब हमारी गोद भरेगी। मुझे लगता है कि जब ईशानी का नया मकान बनकर तैयार हो जाएगा तो दोनों बच्चों को अलग सुलाना होगा। पूरे दिन बच्चों के साथ सोने से उन्हें भी संकोच होता होगा। चलो चलो, बच्चे अभी जाग जाएंगे, आवाज धीमी रखो। रामदयाल ने जब देखा कि उनकी बातें बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें चुप करा दिया। सुमित्रा देवी ने चुपके से बगल में लेटे दोनों बच्चों की तरफ देखा और जब उन्हें गहरी नींद में सोते पाया तब जाकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली कि बच्चों ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। हालांकि जैसे ही सुमित्रा देवी ने अपना सिर घुमाया, हेमंत की आंखें खुल गईं। उसे पेशाब करने जाना था, इसलिए उसने बड़ों की बातें पूरी तरह नहीं सुनी। बस इतना सुना कि दादी कह रही थी कि वो और उसकी बहन पूरे दिन मां के साथ सोते हैं, इसलिए मां के यहाँ नन्हा मेहमान नहीं आ रहा है। हेमंत क्योरियां चढ़ाकर सोचने लगा, उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। वो अपनी मां के साथ सोना बहुत पसंद करता था, लेकिन वह नन्हे मेहमान को भी प्यार करना चाहता था। चुनाव करना वाकई बहुत मुश्किल था। ईशानी को जब नींद आने ही वाली थी, तभी विक्रम वापस लौट आया। रजाई उठी और उस आदमी के साथ कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका भी दाखिल हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? क्या मुंह हाथ धोने में इतना वक्त लगता है? उसने लापरवाही से शिकायत की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वो आदमी खुद को कितनी मुश्किल से संभाल कर आ रहा था और उसने बस एक स्पष्ट सी हुंकार भरी। अगर सिर्फ मुंह धोने भर की बात होती तो इतना समय नहीं लगता। अब सो जाओ। उस युवा जोड़े के लिए एक ही बिस्तर पर सोने का ये पहला मौका था। पिछली बार ईशानी ने शराब के नशे में उसे छूने की जिद की थी, तब विक्रम ने बस उसे डरते डरते गले लगाया था। रजाई में उसकी जीवन संगिनी की मीठी और सौंधी महक बसी हुई थी। विक्रम ने अपने शरीर को पूरी तरह सख्त कर रखा था और वह अपने हाथ पैर हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या मैं बत्ती बुझा दूं? बिजली का तार ठीक उनके सिर के ऊपर था। ईशानी थोड़ा सा उठी और उसके बाद विक्रम के होठों को छू गए, जिससे वो महक और भी ज्यादा नशीली लगने लगी। लेटते वक्त ईशानी का हाथ उस आदमी के कंधे से जा टकराया, जिससे विक्रम के भीतर दबा हुआ सारा संयम एक पल में टूट गया। अध्याय 37, दलीप सिंह की पिटाई। हालांकि विक्रम ने पूरी रात खुद को रोके रखा। आखिरकार वह इतना बेगैरत नहीं था कि अपनी सास के ठीक बगल में ऐसा कुछ करे। इसके अलावा उसकी जीवन संगिनी शायद इस बात के लिए राजी भी न होती। खिड़की से छनकर आती चांदनी ईशानी के चेहरे पर पड़ रही थी। अपनी नींद में सुकून से सो रही पत्नी को निहारते हुए विक्रम ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और फिर संतुष्ट मन से सो गया। वीर ने बहुत जल्द सिंह परिवार के भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत जुटा लिए थे। दलीप सिंह एक नंबर का कमीना है। वो पिछले एक दशक से सरकारी पैसों का गबन कर रहा है। उसने सिर्फ पैसों की हेराफेरी ही नहीं की, बल्कि महिला फैक्ट्री कामगारों को नौकरी से निकलवाने की धमकी देकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया है और कईयों को तो आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर कर दिया है। वीर के हाथ में दस्तावेजों का एक बंडल था और उसके चेहरे पर भारी गुस्सा साफ झलक रहा था। शुरुआत में मैं उन पीड़ित महिलाओं से गवाही दिलवाना चाहता था, लेकिन वे नौकरी जाने के डर से दलीप सिंह के खिलाफ मुंह खोलने से कांपती हैं। कप्तान साहब, हमें पहले किसी तरह दलीप सिंह को कानून के शिकंजे में कसना होगा, वरना हमें कोई गवाही देने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जिस महिला कामगार को दलीप सिंह ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया था, उसके परिवार वाले भी गवाही देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस औरत की मौत के बाद दलीप सिंह ने उसके पति को मुंह बंद रखने के लिए अच्छी खासी घूस दे दी थी। तुम्हें क्या लगता है, हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए? विक्रम का चेहरा भी गुस्से से तमतमाया हुआ था। भले ही मामला सोमेश का न भी होता, तब भी समाज के इस कैंसर रूपी सिंह परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी था। दलीप सिंह ने आज फिर अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। हाल ही में रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले चाय वाले उबले अंडों का स्वाद काफी मशहूर हो गया था। पिछली बार उसके भाई ने उसे 2 अंडे लाकर दिए थे, जिसके बाद से दलीप सिंह को उसकी लत लग गई थी और आज वह उस पूरे स्टॉल को ही हथियाना चाहता था। हाँ, सीधे तौर पर छीनना चाहता था। जिला मुख्यालय का सारा खानपान उनकी उसी फैक्ट्री के जरिए सप्लाई होता था। बिना उनकी अनुमति के खुद का धंधा चलाना कानूनन जुर्म था। वह तो बस पुलिस की तरफ से उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। दलीप सिंह की एक और चाल थी। हालांकि वह अपने पिता की कृपा से गल्ला गोदाम में अकाउंटेंट बन गया था, लेकिन अगर वह फैक्ट्री के लिए कोई नया पकवान इजाद कर देता, तो क्या उसके पिता उसे फैक्ट्री का मुख्य प्रबंधक नहीं बना देते? जिस लड़की पर दलीप सिंह इन दिनों फिदा था, वह इलाके के बड़े साहब की इकलौती बेटी थी और गल्ला गोदाम के एक मामूली मुंशी की हैसियत उसके सामने कुछ खास नहीं थी। इसी नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए दलीप सिंह अपने साथ कई आवारों को लेकर निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पर मंगरू और उसके 2 साथियों ने अपनी अपनी साइकिलें संभाल रखी थी। हर साइकिल की पिछली सीट पर चाय वाले उबले अंडों से भरी एक लोहे की बाल्टी बंधी हुई थी।
सोहन की तरह वे लोग किसी बड़े कालाबाजारी के जरिए माल नहीं ले रहे थे, इसलिए उन्हें बाकी धंधेबाजों के गुस्से का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से उन्होंने सोहन के साथ मिलकर मसालेदार भुने हुए चने और बीज बेचने शुरू किए थे, वे पूरी निष्ठा से उसी काम में लगे थे। और सोहन ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। भले ही उबले अंडों से होने वाला मुनाफा चनों जितना ज्यादा नहीं था, लेकिन ये काफी स्थिर था। अब उन तीनों को रोजाना औसतन 2 रुपये की कमाई हो रही थी, यानी महीने के 60 रुपये, जो कि किसी नियमित फैक्ट्री मजदूर की तनख्वाह से भी ज्यादा थी। जेब में पैसे हों तो इंसान के कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं। इन दिनों मंगरू और उसके दोस्त पूरे जोश में थे और बस इस इंतजार में थे कि किसी तरह पैसे बचाकर अगले साल अपनी शादियां कर सकें। अरे वाह, धंधा तो बड़ा जोरदार चल रहा है। दलीप सिंह अपने कुछ चमचों के साथ हेकड़ी दिखाते हुए वहां पहुंचा। मंगरू और उसके साथियों को पैसे गिनते देख उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वाह भाई, इतनी कमाई हो रही है, जरा अपने इन दोस्तों को भी तो हिस्सा दो। दलीप सिंह जिला मुख्यालय में काफी कुख्यात था। अपने पिता के रसूख के बल पर वह अक्सर आम जनता पर रौब झाड़ता था और गुंडागर्दी करता था। मंगरू और उसके साथी पहले ही अवैध धंधे से जुड़े थे और अचानक दलीप सिंह को अपने सामने देखकर तीनों के हाथ पांव फूल गए। नहीं साहब, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, हम अभी चले जाते हैं। ये कहते हुए मंगरू और उसके साथियों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और साइकिल उठाकर जाने लगे। रुको, क्या मैंने जाने के लिए कहा? दलीप सिंह ने आगे बढ़कर अपनी टांग साइकिल के पहिए पर रख दी और दबंगाई दिखाते हुए बोला, सारे अंडे यहीं छोड़ो और आज की पूरी कमाई मेरे हवाले कर दो। किस हक से? छोटेलाल से चुप नहीं रहा गया। अंडे उन्होंने खुद रात भर जागकर उबाले थे और मेहनत करके बेच रहे थे, ऐसे में दलीप सिंह की यह लूटपाट वह कैसे बर्दाश्त करता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बाप दलीप सिंह नहीं, बल्कि इस गल्ला गोदाम का सर्वेसवा है। दलीप सिंह ने अपनी ठुड्डी उचकाते हुए कहा, मान से पैसे नहीं दोगे ना? अरे छोटू, जरा इनका ये पूरा तामझाम तोड़कर फेंक दो। अभी लो साहब। धड़ाम, उन्होंने लात मारकर साइकिल गिरा दी और लोहे की बाल्टी जमीन पर लुढ़क गई, जिससे सारे उबले अंडे सड़क पर बिखर गए। तीनों बाल्टियों में कुल मिलाकर सैकड़ों अंडे थे, जो अब पूरी तरह कुचले जा चुके थे। छोटेलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कल रात भर जागकर इन अंडों को तैयार किया था और पल भर में उनकी मेहनत मिट्टी में मिला दी गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अब खुद को रोक नहीं पाया। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, आज तुझे कायदे से सबक सिखाता हूँ। दलीप सिंह अपने साथ दर्जन भर गुर्गे लेकर आया था और मंगरू के तीनों भाई अकेले उनका मुकाबला करने में असमर्थ थे। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन किसी की भी इतनी मजाल नहीं थी कि बीच बचाव करने आगे आए। तीनों भाइयों को बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा दिया गया और उनके चारों तरफ टूटे हुए अंडों का दलदल बन गया था। जल्दी से चाय के मसाले और अंडे उबालने की वो तरकीब मुझे बता दो, वरना यहीं जान से मार डालूंगा। दलीप सिंह अपनी असल चाल भूला नहीं था। ख्वाब देखना बंद कर, जान चली जाए पर तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। चेहरा सूज जाने और खून बहने के बावजूद छोटेलाल टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है, आज देखता हूँ कि मेरा घुसा ज्यादा मजबूत है या तेरी यह कड़। दलीप सिंह का पारा चढ़ गया। उसे किसी का विरोध सहना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर अपने चमों के सामने। छोटेलाल की इस जिद ने उसकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया था। अरे भागो, पुलिस आ रही है। तभी भीड़ के बीच से किसी ने जोर से आवाज लगाई। दलीप सिंह चाहे जितना दबंग हो, लेकिन पुलिस के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाती थी। पुलिस के आने की खबर सुनते ही वो हड़बड़ाकर उठा और जाते जाते छोटेलाल को एक जोरदार लात मारी। साले, आज किस्मत अच्छी है कि बच गया, पर याद रख, अगर तूने नुस्खा नहीं सौंपा तो रोज तेरे घर आकर तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। उसे डर था कि कहीं सचमुच पुलिस ना धमकाई, इसलिए वह धमकी देकर अपने साथियों को साथ ले भागा। मंगरू और उसके साथी जमीन पर बेबस पड़े थे। मंगरू और तीसरे भाई को हल्की चोटें आई थी, लेकिन छोटेलाल की हालत गंभीर थी। दलीप सिंह की लात लगने से उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थीं। उस कमीने, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उसे नुस्खा कभी नहीं दूंगा। बस भाई, अब ज्यादा मत बोलो, पहले तुम्हें अस्पताल लेकर चलना है। छोटेलाल बुरी तरह जख्मी था और मंगरू के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। अब जब वे दलीप सिंह के निशाने पर आ चुके थे, तो आगे उनका धंधा चलाना नामुमकिन हो जाता। इसके अलावा आज के सारे अंडे बर्बाद हो जाने का हिसाब वे सोहन को कैसे देंगे? तीनों भाई गहरी चिंता में डूब गए। उसे मत छुओ। इससे पहले कि मंगरू और उसका दूसरा भाई उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते, अचानक उनके सामने कोई आ खड़ा हुआ। ईशानी दीदी। सामने ईशानी को देखकर मंगरू और उसके साथियों की आंखें भर आईं। फिक्र मत करो, दलीप सिंह का हिसाब चुकाने का इंतजाम हो चुका है। पुलिस के आने की वो झूठी आवाज किसी और ने नहीं, बल्कि खुद ईशानी नहीं लगाई थी। मंगरू जैसे लोग अवैध रूप से छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, इसलिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन विक्रम और वीर खुलकर इन गुंडों को सबक सिखा सकते थे। इस वक्त रेलवे स्टेशन के पीछे वाली सुनसान गली में विक्रम और वीर ने दलीप सिंह और उसके गुर्गों को एक बड़े बोरे में भरकर लात घूंसों से उसकी जमकर खातिरदारी की थी। कौन हो तुम लोग? मेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? जानते नहीं मेरा बाप कौन है? लेकिन वह जितना चिल्लाता, वीर के हाथ उतने ही तेज चलते, जिससे उसके बाकी साथी भी बुरी तरह सहम गए। पंकज भैया, अब अपने बाप का नाम लेना बंद करो, वरना ये लोग तो जान ही ले लेंगे। हाँ भाई, हाथ जोड़कर माफी मांग लो, हम और मार नहीं खाना चाहते। साहब, नहीं भगवान, जो मारना है इसे मारो, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मार बहुत ज्यादा पड़ने लगी तो गुर्गे गिड़गिड़ाने लगे और आखिरकार दलीप सिंह का भी को तुक टूट गया। मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अब और मत मारो। उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी कि उसे उल्टी जैसी महसूस होने लगी थी। उसने सिर के बाल नोच डाले, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किससे पंगा ले लिया था। वीर और विक्रम को लगा कि आज के लिए सबक काफी है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और वहां से खिसक लिए। इन मक्कारों को ठिकाने लगाने के लिए अभी और भी कई रास्ते बाकी थे, जिनका हिसाब एक साथ किया जाना था। अध्याय 38, रात में उसका इंतजार। छोटेलाल को ईशानी और बाकी लोग अस्पताल ले गए। गनीमत ये थी कि उसकी टूटी हुई पसलियों ने उसके दिल और फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वरना आज के दौर की इस सीमित मेडिकल तकनीक से उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन हड्डी टूटने का मतलब होता है कम से कम 100 दिनों का आराम, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो अगले कई महीनों तक कोई कमाई नहीं कर पाएगा। ऊपर से चाय के अंडों का नुकसान और अस्पताल का भारी खर्च, इन सब ने मिलकर छोटेलाल की उस मेहनत की कमाई पर पानी फेर दिया जिसे उसने अभी हाल ही में कमाया था और जिसे वह छू भी नहीं पाया था। ईशानी दीदी, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, इस चोट चपेट से मुझे कुछ नहीं होने वाला। छोटेलाल का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था, फिर भी वह अस्पताल के बिस्तर से उठने की जद्दोजहद कर रहा था। जब जेब में एक फूटी कौड़ी न बची हो तो कोई कैसे आराम कर सकता है? अगर रेलवे स्टेशन पर धंधा नहीं करने दिया जा रहा तो हम किसी और जगह चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि दलीप सिंह हर जगह पहरा दे सकता है।
चुपचाप लेटे रहो, पैसे कमाने की कोई जल्दी नहीं है, पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। ईशानी ने उसे कंधे से पकड़कर वापस बिस्तर पर गिरा दिया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम भी उसके आगे पानी भरता, फिर भला घायल छोटेलाल की क्या औकात थी। तुम खुद बाहर जाकर अंडे बेचने मत जाओ, लेकिन घर पर ही चाय के उबले अंडे तैयार कर सकते हो। बिक्री से जो मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलता रहेगा। ईशानी के इन दो टूक शब्दों ने छोटेलाल के दिल को बड़ा सुकून दिया। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़-भाड़ रहती थी, जिससे उनकी तीनों बाल्टियों के अंडे आधे दिन में ही बिक जाते थे। अगर वे घर पर ही अंडे उबालकर तैयार रखें और मंगरू व छोटू उन्हें बेचने का जिम्मा संभाल लें, तो वे पूरे दिन ग्राहकों को माल सप्लाई कर सकेंगे। इस नजरिए से देखा जाए तो छोटेलाल को लगा कि यह चोट लगना उसके लिए कोई बुरी बात भी नहीं थी। छोटेलाल को ढांढस बंधाने के बाद ईशानी ने उसे दर्द निवारक तेल की एक शीशी दी। हालांकि उस तेल में 5 साल पुरानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका असर इतना जबरदस्त था कि दर्द पल भर में गायब हो जाता। छोटेलाल की आंखें कृतज्ञता से भर आईं और वह लगभग ईशानी को अपनी सगी बहन मानने ही वाला था। अस्पताल से बाहर निकलते ही वीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिंह परिवार तो सचमुच जिला मुख्यालय को अपनी बबूती समझ बैठा है। अगर वीर ने अपनी आंखों से ये सब न देखा होता और खुद छानबीन न की होती, तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि सिंह परिवार इतनी हद तक गिर चुका है। वे लोग सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं और ये देश के गद्दार आम जनता का खून चूस रहे हैं और उन पर मनमानी कर रहे हैं। इन सुअरों को जीने का कोई हक नहीं है। कप्तान साहब, मैं अभी जाकर दलीप सिंह को गिरफ्तार करके लाता हूँ। शांत हो जाओ, विक्रम ने उसे रोक लिया। वह भी उतना ही गुस्से में था जितना वीर, लेकिन सिर्फ गुस्से और हिंसा से हर समस्या का समाधान नहीं होता, इससे वे खुद ही किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। चलो, मेरे साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने चलो। दूसरी तरफ दलीप सिंह की पिटाई इस कदर हुई थी कि उसका पूरा चेहरा सूज चुका था और उसके माता पिता का गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच गया था। किसने मारा है मेरे बेटे को? दलीप सिंह का चेहरा किसी सुअर के सिर जैसा सूज गया था और दर्द के मारे वह कराह रहा था। मुझे नहीं पता, वे लोग बहुत चालाक थे, उन्होंने अचानक सिर पर बोरा डालकर हमें पीटा। पापा, आप फौरन अपने उस साले से कहिए कि वो तुरंत इसकी जांच करवा। अगर मुझे पता चल गया कि किसने मुझ पर हाथ उठाया है, तो मैं उसकी दोनों बाहें तोड़ दूंगा। दलीप सिंह का मामा पुलिस विभाग में एक बड़ा अधिकारी था और उसी के रसूख के बल पर सिंह परिवार ने सोमेश को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया था। हालांकि दलीप सिंह भले ही उद्दंड और अहंकारी था, लेकिन दलीप सिंह का पिता दलीप सिंह भली भांति जानता था कि अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ साल पहले जैसे नहीं रहे थे, अब हर चीज का हिसाब किताब होने लगा था। उसने सरकारी नियमों की आड़ में बहुत से काले कारनामा किए थे और अब उसे अपने किए की सजा मिलने का डर सताने लगा था। चोट लगी है तो चुपचाप घर के अंदर बैठो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और दलीप, क्या हम इस अपमान को ऐसे ही जाने दें? हमारे दलीप की इतनी बुरी गत बना दी। दलीप की मां अपने बेटे की यह हालत देखकर बिलख रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो खुद जाकर उन मारधाड़ करने वालों की खाल खींच ले। दलीप सिंह ने अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, बिगड़ेल औलाद हमेशा सिर पर चढ़ जाती है। अगर तुमने इसे शुरू से लाड़ प्यार देकर इतना सिर न चढ़ाया होता, तो आज यह बाहर जाकर गुंडागर्दी न करता और न ही इसकी ऐसी पिटाई होती। इसे लाड़ प्यार कहना क्या गुनाह है? मेरा इकलौता बेटा है ये, अगर मैं इसे नहीं प्यार करूंगी तो कौन करेगा? बस करो, अब तुम दोनों की बकबक बंद करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं खुद इसका पता लगाऊंगा। दलीप सिंह रोज रोज की इस कलह से तंग आ चुका था। वह बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला और गुस्से से दरवाजा पटक दिया, पर घर से निकलने के बाद उसे खुद नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसका मामा उसकी मदद कर सकता था, लेकिन दलीप सिंह सबसे ज्यादा उसी से डरता था, इसलिए वह कुछ देर तक छावनी के उस वीरान कोने में सुस्त खड़ा रहा। अरे दलीप भाई, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? किसने की है तुम्हारी ये दशा? अमर ने अपनी खिड़की का पल्ला खटकाया। आवाज की दिशा में दलीप सिंह ने देखा तो उसकी सूजी हुई आंखें अचानक चमक उठी। जीजा जी, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अमर जिला मुख्यालय की प्रशासनिक समिति के दफ्तर में एक ओहदेदार शख्स था। वो हमेशा अपनी धौंस जमाने का आदी था और पूरा जिला उससे थर-थर कांपता था। दलीप सिंह जानता था कि उसके संपर्कों का दायरा बहुत बड़ा है और वह चुटकियों में पता लगा लेगा कि उसके साथ किसने मारपीट की है। जीजा जी, अगर आपने मुझे उन हमलावरों का पता लगाकर दे दिया, तो मैं खुद अपनी दीदी को आपके घर विदा कर दूंगा। दलीप सिंह ने दर्द के मारे दांत भींचते हुए एक चापलूस की तरह खुशामद की। अमर को उसकी इस बात पर भीतर ही भीतर बहुत संतोष हुआ, लेकिन ऊपर से उसने अपनी अकड़ बनाए रखी। मैं अमर जो चाहता हूँ उसे अपनी मर्जी से हासिल करता हूँ। तुम्हारी बहन को तुम्हारे रहम पर मेरे घर भेजने की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मेरी दीदी उस कंगाल से शादी करके पहले ही पछता रही है। अगर आप जैसे रईस का साथ मिले तो वो बहुत खुश रहेगी। ठीक है, जाओ अपने घर आराम करो। मैं इस मामले को खुद देखता हूँ। तुम्हारी यह मार यूं ही बेकार नहीं जाएगी। अमर उस चापलूसी से पूरी तरह पिघल गया और उसने तुरंत हामी भर ली। दलीप सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। जाने से पहले अमर ने खिड़की बंद करते हुए उसे निर्देश दिया, जाकर अपनी बहन से कह देना कि आज रात वह अपने घर का दरवाजा बंद न रखे। मैं उससे मिलने आऊंगा। पक्का। दलीप सिंह ने बिना एक पल गनवाए हामी भर दी और अपनी बहन को बेचने में उसने जरा भी देर नहीं लगाई। अमर के घर में उसकी पत्नी सुनीता चुपचाप झुककर फर्श पर पसार लगा रही थी। जब उसने सुना कि उसका पति किसी दूसरी औरत को घर लाने की फिराक में है, तो उसने एक पल के लिए काम रोका। उसकी आंखों में नफरत की एक भयानक चिंगारी कौंधी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर से पसार लगाने लगी। अरे अंधी, पसार लगाते वक्त अकल घास चरने गई थी क्या? मैं अभी फिसलते फिसलते बचा। अमर जब ये सोचने लगा कि आज रात वह डालियां के साथ क्या गुल खिलाएगा, तो उसके कदम हवा में तैरने लगे। तभी उसका पैर उस जगह पर पड़ा जिसे सुनीता ने अभी अभी पोंछा था और वह फिसलते फिसलते बचा। मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। सुनीता ने अपना सिर झुका लिया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अमर का मिजाज पल पल में बदलता था और जब उसका पारा चढ़ता था तो वह उसे बेरहमी से पीटता था। ये खौफ अब उसकी हड्डियों में बस चुका था। जल्दी कर, दिन भर घर में खाली बैठी रहती है और एक ढंग से फर्श तक साफ नहीं कर सकती। भला किस मर्ज की दवा है तू जो तुझे पाल रखा है? आज अमर का मूड अच्छा था इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके शब्द किसी खंजर से कम नहीं थे। फर्श साफ करने के बाद मेरे लिए खाना बना देना। मैं आज रात घर नहीं लौटूंगा। सुनीता को ये सुनकर जैसे कोई बहुत बड़ी राहत मिल गई हो, उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूँ। जब तक अमर घर से बाहर रहता, उसके लिए वही सबसे बड़ा सुकून होता था। अमर से मिलने के बाद दलीप सिंह सीधा अपनी बहन डालियां के घर की तरफ बढ़ा। डालियां और सोमेश का वह आशियाना गल्ला गोदाम की तरफ से मिला था और वह सिंह परिवार के घर के बहुत करीब था। जब से उसे उसके मायके से धक्के मारकर निकाला गया था, तब से डालियां की पूरी सोच ही बदल चुकी थी। भले ही उसके माता पिता अपने छोटे बेटे पर जान छिड़कते थे, लेकिन अतीत में उन्होंने डालियां और छोटू के साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया था।
ये पहला मौका था जब उन्होंने उसे अपने घर की दहलीज पर भी कदम नहीं रखने दिया था। डालिया को लगने लगा था कि इन सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ सोमेश है। अगर वो मर्द इतना नकारा ना होता, अगर उसने तरक्की करके कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लिया होता, तो आज उसे अपने मायके में ये जिद नहीं उठानी पड़ती और न ही उसे इस तरह अपमानित करके बाहर निकाला जाता। वो सोमेश से जितनी नफरत करती थी, उतनी ही तीव्रता से अपने परिवार का प्यार वापस पाने के लिए तड़प रही थी। इसलिए जब दलीप सिंह ने उससे अमर के पास जाने की बात कही, तो उसने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। वो नकारा सोमेश तो अब जेल में सड़ रहा है और शायद उसे गोली की सजा भी मिल जाए, इसलिए उसे अपने भविष्य के बारे में पहले से ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। चुपचाप बैठकर दलिया खा रहे अपने बेटे छोटू की तरफ उसने एक नजर डाली और फिर एक कड़ा फैसला ले लिया। खाना खाने के बाद तुम पड़ोस में रहने वाली मौसी के घर चले जाना और आज की रात वहीं बिताना। कल सुबह मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। छोटू ने अपने कटोरे से सिर उठाया और अपनी उलझन भरी आंखों से अपनी मां को देखने लगा। मम्मी, क्या आपको अब पापा नहीं चाहिए? उसने अपनी मामा से सुना था कि जब तक उसकी मां दिन वाले उस अमीर अंकल के साथ सोएगी नहीं, तब तक वे लोग वापस मायके नहीं जा सकेंगे। वो अभी बहुत छोटा था और साथ सोने का असली मतलब नहीं समझता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि सिर्फ मां और पापा ही एक बिस्तर पर सोते हैं। लेकिन अब तो मां को पापा की कोई परवाह ही नहीं थी। डालिया उसके उस मासूम सवाल पर और भड़क उठी। उसने गुस्से में आकर छोटू का कान पकड़ा और उसे घर से बाहर धकेल दिया। मैंने जो कहा चुपचाप जाकर वही कर। अगर एक भी बात और मुंह से निकाली तो तुझे उठाकर सीधे उस रामपुरा गांव छोड़ाऊंगा। अध्याय 39 सोमेश की जमानत। सोमेश के बेटे को जब बाहर निकाला गया तो उसके सामने ही कड़ाके की ठंड में दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। बाहर कड़ाके की बर्फबारी हो रही थी और उसने सिर्फ एक स्वेटर पहन रखा था, जिससे बाहर निकलते ही उसका शरीर ठंड से कांपने लगा। अतीत में उसकी मां उस पर जान छिड़कती थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उसने पर्याप्त गर्म कपड़े पहने हैं या नहीं, और कभी उसे भूखा नहीं सोने देती थी। लेकिन नानी के घर से लौटने के बाद पिछले कुछ दिनों में उसे खाने के नाम पर सिर्फ 2 वक्त की पतली चावल की मांझी नसीब हुई थी। इस वक्त वो भूख और ठंड से बेहाल था, लेकिन चाहे वो कितनी भी जोर से दरवाजे पर हाथ पीटता, डालिया ने दरवाजा नहीं खोला। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप दरवाजा खोलोगी? सोमेश का बेटा दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। ठंड के मारे उसके दोनों हाथ सुन्न पड़कर लाल हो चुके थे। पहले कभी ऐसा होता तो डालिया अपने बेटे की इस हालत पर पसीज जाती, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र बची थी। सोमेश की करतूतों की वजह से उसका मायका उससे खफा था और अब वो किसी भी तरह की मूर्खता करके अपनी बची खुची स्थिति को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। डालिया का दिल पत्थर का हो चुका था और उसे अपने ही बच्चे की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़का बाहर दरवाजे पर पीट पीट कर बेहाल हो चुका था और उसकी आवाज बैठ गई थी। ये तो गनीमत थी कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने ये शोर सुना और बाहर आकर देखा कि वह बच्चा सिर्फ एक स्वेटर और पतले पजामे में दरवाजे पर ठिठुर रहा है। वो ये देखकर बुरी तरह घबरा गई और फौरन उसे उठाकर अपने घर ले गई और एक गर्म कंबल में लपेट दिया। हे भगवान, ये कैसा जुर्म है? बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े थे? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उनके पति का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी। सोमेश का ये बेटा उन्हीं की आंखों के सामने पला बड़ा था, इसलिए वो उसे अपने पोते की तरह ही मानती थी। लड़के ने सिसकते हुए अपनी रुआसी आवाज में कहा, मम्मी अब मुझे नहीं चाहती। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भला कौन सी माँ अपने बच्चे को नहीं चाहेगी? बुजुर्ग महिला उसकी इस बात से चकरा गई। भला कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को ठुकरा दे? इसके अलावा डालिया तो अपने बच्चे पर जान छिड़कने का दिखावा करती थी, वह ऐसी तो बिल्कुल नहीं लगती थी जो अपने ही खून को इस तरह बेसहारा छोड़ दे। वो न तो पापा को चाहती हैं और न ही अब मुझे चाहती हैं। लड़के ने अपना सिर झुका लिया और कंबल में अपना चेहरा छिपा लिया। जब से पापा जेल गए हैं, तब से मम्मी पूरी तरह बदल चुकी हैं। वो अब जरा भी जिद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ चुका था कि अब उसके रोने चिल्लाने या हंगामा करने पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। अब उस बुजुर्ग महिला को पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी। असल में मामला ये था कि सोमेश जब मुसीबत में फंसा, तो डालिया ने अपना सारा गुस्सा इस मासूम बच्चे पर उतारना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। वह जानती थी कि वे सिंह परिवार का दरवाजा खटखटाकर कोई फायदा नहीं उठा सकती, इसलिए वे चुपचाप उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आई। वो लड़का आधे दिन से ठंड में ठिठुर रहा था, इसलिए उन्होंने फौरन उसे गर्म पानी से नहलाया और अपने बिस्तर पर सुला दिया। आधी रात के वक्त उन्होंने सिंह परिवार के घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि शायद डालिया अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए आई होगी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो एक गैर मर्द को अंदर आते हुए पाया। बुजुर्ग महिला ने डर के मारे फौरन अपना दरवाजा बंद कर लिया और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उन्होंने बिस्तर पर गाढ़ी नींद में सो रहे उस मासूम बच्चे को देखा, तो उनके दिल में उसके प्रति हमदर्दी और गहरी हो गई। ये बच्चा सचमुच अभाग्य है। इसके सिर से पिता का साया छिन चुका है और इसकी मां ने दूसरा मर्द चुन लिया है। भगवान जाने आगे इस बच्चे की जिंदगी का क्या होगा। ईशानी को ये बात नहीं मालूम थी कि विक्रम और बाकी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से क्या बात की थी। अगले ही दिन पुलिस अधीक्षक ने खुद बुलवाकर सोमेश को जमानत पर रिहा करवा दिया। पुलिस अधीक्षक जब एक जरूरी दौरे से लौटे, तब उन्हें पता चला कि सोमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात पता चलते ही उन्होंने थानेदार से जमकर नाराजगी जताई। थानेदार उस जिले के पुलिस थाने का मुखिया और दलीप सिंह का सहाय था और वो पुलिस अधीक्षक से एक पायदान नीचे था। उसी ने बिना किसी उच्च अधिकारी से चर्चा किए खुद ब खुद सोमेश को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर फर्जी आरोप मढ़ दिए थे। वो भले ही पुलिस अधीक्षक को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वह पुलिस अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। जब बड़े साहब का सख्त हुक्म आया, तो थानेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वह सोमेश की रिहाई रोक सके। ईशानी और विक्रम दोनों मिलकर उसे रिसीव करने थाने पहुंचे। सोमेश ने आधे महीने से ज्यादा समय से सूरज का खुला आसमान नहीं देखा था और जेल की कालकोठरी से बाहर आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। भैया चलो अब घर चलते हैं। सोमेश ने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से सिर हिलाया। इन 15-16 दिनों में उसने बहुत कुछ सोच लिया था। सिंह परिवार उसे हर हाल में खत्म करना चाहता था और अब वह भी इस अपमान को चुपचाप सहन नहीं करेगा। जीप सरपट दौड़ती हुई रामपुरा गांव पहुंचे, जहां पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। सुमित्रा देवी ने पहले से ही दरवाजे पर एक लोहे की कड़ाही में आग सुलगवा रखी थी और उन्होंने सोमेश से कहा कि वह घर में कदम रखने से पहले उस आग को लांघ कर आए। नए साल के दिनों में जेल की हवा खानी पड़ी थी, इसलिए बुरी नजर और अशुभ साई को दूर भगाना जरूरी था। सोमेश अब हर उस बात को मानने के लिए तैयार था जो उसका परिवार कहता। इन तमाम मुसीबतों से गुजरने के बाद उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ उसका अपना खून ही उसके सबसे करीब है। उसके वे सास ससुर, जिनकी सेवा करने में उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और जिन्हें वो भगवान मानता था, जरूरत पड़ने पर एक ही दिन में उसके दुश्मन बन बैठे और उसकी जान के प्यासे हो गए। सोमेश ने अपने माता पिता की तरफ देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं।
सुमित्रा देवी का दिल भी अपने बेटे की हालत देखकर पसीज गया, लेकिन उसका जेल से सही सलामत बाहर आ जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी राहत थी। चलो अब अंदर जाकर ढंग से नहा धोकर कपड़े बदल लो। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गए। सुमित्रा देवी और बाकी लोगों को लगा कि सोमेश के मामले में अदालत से पूरी तरह बरी होकर आ गया है। ईशानी ने विक्रम की तरफ देखा और दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा? दलीप सिंह को कब गिरफ्तार किया जाएगा? सोमेश और वीर द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर तो दलीप सिंह को अब तक गोली की सजा मिल जानी चाहिए थी। दलीप सिंह की मौजूदा ताकत पूरी तरह उसके बहनोई थानेदार से जुड़ी हुई है। उसने सालों से यहाँ की पूरी पुलिस व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और इन वर्षों में उसने न जाने कितने ही बेगुनाहों को झूठे मामलों में फंसाया है। पुलिस अधीक्षक इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक साथ दोनों को शिकंजे में कसना चाहते हैं। विक्रम की यह बात सुनकर ईशानी को पूरा माजरा समझ आ गया। अब दलीप सिंह सिर्फ एक चारा बन चुका था और उसके जरिए पुलिस उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंचना चाहती थी। अब जल्द ही इस पूरे जिले की फिजा बदलने वाली थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, पूरी रात अयाशी में बिताने के बाद वह शख्स दलीप सिंह के घर से बाहर निकला। डालिया दिखने में सुंदर थी और उसका शरीर भी भरा पूरा था, इसलिए वह रात उस शख्स के लिए काफी संतोषजनक रही थी। शुरुआत में डालिया ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन बाद में उसने खुद ही उसकी हर शर्त पर अपनी रजामंदी दे दी थी। वह शख्स मजे से गुनगुनाते हुए बेहद इतराते हुए चल रहा था, तभी जब वो बुजुर्ग महिला के घर के सामने से गुजरा तो किसी ने ऊपर से गंदा पानी उसके जूतों पर गिरा दिया। अरे ओ बुढ़िया, आंखें फूट गई हैं क्या? दिखता नहीं है। बुजुर्ग महिला ने घृणा से नाक से कुड़ी और दरवाजा जोर से पटक लिया। उस जैसी चरित्रहीन औरत और उसके यार पर गंदा पानी फेंकने में उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ था। चूंकि इस रिहायशी इमारत में कई परिवार रहते थे, इसलिए वह शख्स बदनामी के डर से ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाया और अपने गुस्से को दबाकर वहां से आगे बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक वह हर रात वहीं आता रहा और उसने उस जगह को अपना दूसरा ठिकाना ही बना लिया था। सोमेश का बेटा दिन प्रतिदिन और अधिक गुमसुम होता जा रहा था। बुजुर्ग महिला ये सब देखती तो उनका कलेजा फट जाता। डालिया अपनी अयाशी में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे अपने ही बच्चे की कोई सुध नहीं थी। उन्होंने कुछ दिनों तक इंतजार किया और आखिरकार जब डालिया सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकली तो उन्होंने उसे रास्ते में ही रोक लिया। डालिया, तू अपने उस बच्चे को वापस अपने घर कब ले जा रही है? डालिया इन दिनों उस रईसजादे के साथ घूम घूम कर अपनी शान बघार रही थी और उसका रूप रंग भी पहले से ज्यादा निखर गया था। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर उसने अपने बालों को संवारा और बेपरवाही से बोली, मैं यहाँ अभी कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हूँ, तुम कुछ और दिनों तक उसका ख्याल रखो। वह छोटा सा बच्चा है, खाता ही कितना है, बस उसे थोड़ा बहुत पानी भात दे दिया करो। उसके इस अहंकाश भरे रवैये ने बुजुर्ग महिला के भीतर की आग भड़का दी। आखिर वह तुम्हारा अपना खून है और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। डालिया, मैं जानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सोमेश एक सीधा साधा इंसान है और उसने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। तुम उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह जेल से बाहर आए, तुम अपनी इन हरकतों को बंद कर दो और अपने बच्चे को वापस घर ले जाकर उसकी परवरिश करो। ये रिश्ते तोड़ने की बात तुम मुझे क्यों सिखा रही हो? जिस रिश्ते को मैं सबसे पहले खत्म करना चाहती हूँ, वो सोमेश के साथ मेरा ये घटिया ब्याह है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ दिन और इस बच्चे की देखरेख कर लो। लो, ये 5 रुपए रखो, क्या इसके खाने पीने के खर्च के लिए ये काफी नहीं होगा? डालिया को उस बुजुर्ग महिला की नसीहत सुनना अपनी तौहीन लग रहा था। उसे तो उस नए शख्स के साथ बिताया गया हर पल जन्नत जैसा लग रहा था। सोमेश न तो मीठी बातें करना जानता था और न ही उसे और औरतों की तरह रिझाना आता था। भले ही वह अपनी कमाई का सारा पैसा लाकर उसके हवाले कर देता था, लेकिन वह उस रईस की बराबरी कभी नहीं कर सकता था जो रोज उसके लिए फूलों के गुलदस्ते लेकर आता था। डालिया को अब पछतावा होने लगा था कि उसने पहले उस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। उस शख्स ने उससे वादा किया था कि वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखेगा। ये सोचकर डालिया का दिल खुशी से झूम उठा और उसने तय कर लिया कि वह अगले 2 दिनों के भीतर सोमेश से तलाक ले लेगी। वह नाकारा इंसान तो पहले ही जेल की हवा खा रहा है, क्या वह अपनी जिंदगी उसकी खातिर बर्बाद करती रहे? जहां तक उस बच्चे की बात है तो वो उसी परिवार का खून है और हसन फरामोश है। जब वह सोमेश से इतनी शिद्दत से प्यार करता है तो फिर वह उसे अपने साथ क्यों पाले? सोमेश से तलाक लेते ही वह उस बच्चे को सीधे सोमेश के परिवार के हवाले कर देगी। अध्याय 40, डालिया का तलाक का प्रस्ताव। अमर और डालिया के बीच का रिश्ता अब किसी से छुपा नहीं था, लेकिन ये रिहायशी इमारत इतनी छोटी थी कि यहाँ कोई भी राज ज्यादा दिन छुप नहीं सकता था। जब सोमेश को जेल भेजा गया था तब पड़ोसियों को डालिया पर बहुत दया आई थी, लेकिन पति को जेल गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसने खुलेआम किसी और के साथ संबंध बना लिए थे। ये हरकत बेहद घटिया और शर्मनाक थी। हालांकि डालिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जब से वह अमर के संपर्क में आई थी, उसके मायके वालों ने भी उससे किनारा करना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि दलीप सिंह ने तो खुद पहल करके उसे अपने घर खाने पर बुलाया था। दीदी, तुम उस नाकारा इंसान से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जरा मेरे जीजा अमर को देखो, उनके पास अपना घर है, गाड़ी है और ऊंचे अधिकारियों तक उनकी पहुंच है। अगर तुम उनके साथ रहोगी तो हमेशा राज करोगी। दलीप सिंह को एक बार अमर के इशारे पर मार पड़ी थी और वो उससे बुरी तरह डर गया था। हालांकि अमर ने अभी तक उन हमलावरों से कोई बदला नहीं लिया था, लेकिन दलीप सिंह अच्छी तरह समझ चुका था कि अमर के पास कितनी ताकत है। ऐसा रईस इंसान ही उसका असली बहनोई कहलाने के लायक था। मैं जरा सोचकर बताती हूँ, डालिया ने थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा। वो खुद भी अमर से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि तलाक लेने के बाद भी अमर खुद एक शादीशुदा इंसान था। दलीप सिंह उसकी इस हिचकिचाहट पर झुंझला उठा। इसमें सोचने जैसी क्या बात है? अगर हाथ से यह मौका निकल गया तो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। चलो, मैं खुद अमर भैया से बात करता हूँ। जब अमर ने दलीप सिंह के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी भौहें उचकी और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। ठीक है, तुम्हारा वह नाकारा बहनोई तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, आज नहीं तो कल उसे गोली से उड़ा ही दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारी बहन का उससे तलाक लेना ही बेहतर है। हाँ, मैंने भी दीदी को यही समझाया है। वैसे भी मैं, दलीप सिंह, सिर्फ आपको ही अपना एकमात्र जीजा मानता हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। डालिया का ख्याल रखने का मतलब ये कतई नहीं था कि वो उससे ब्याह रचाएगा। सुनीता भले ही बाकी मामलों में परफेक्ट ना हो, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह स्वभाव से बहुत दबी हुई थी। वह चाहे उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, वह बाहर कभी कोई हंगामा नहीं करती थी। लेकिन डालिया के साथ ऐसा नहीं था। डालिया का परिवार इस इलाके में काफी रसूख रखता था। अगर उसने डालिया के साथ धोखा किया तो दलीप सिंह और उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करते। इसलिए डालिया सिर्फ अयाशी के लिए ठीक थी, घर बसाने के लिए नहीं। अमर की बातें भले ही गोलमोल थी, लेकिन दलीप सिंह को लगा कि उसने हामी भर दी है। वो फौरन घर लौटा और डालिया को ये खुशखबरी सुनाई।
जब डालिया ने सुना कि अमर अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने को तैयार है, तो खुशी के मारे उसकी जैसे सांसें ही रुक गईं। दलीप, क्या ये सच कह रहे हो? दलीप सिंह ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, झूठ क्यों बोलूंगा? अमर भैया ने खुद मुझसे वादा किया है, तुम बस जाकर उस नाकारा सोमेश से पल्ला झाड़ लो। ठीक है, मैं कल ही उससे तलाक लेने जाती हूँ। डालिया ने तुरंत फैसला कर लिया, लेकिन अगले ही दिन उसे एक बड़ा झटका लगा। तुमने क्या कहा? सोमेश जमानत पर छूटकर बाहर आ गया है। कब? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला? सिर्फ डालिया को ही नहीं, बल्कि खुद दलीप सिंह और उसके पिता को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी, क्योंकि सोमेश के जेल से बाहर आने के ठीक अगले ही दिन थानेदार को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले तो वे लोग थानेदार की आड़ में खेल खेलना चाहते थे, लेकिन विक्रम के पास थानेदार के खिलाफ हत्या की साजिश रचने और गैरकानूनी कारनामों के पुख्ता सबूत थे। ही लिन्युवान के संपर्कों के चलते राजधानी से सीधी जांच टीम आई और थानेदार को उठा ले गई। जहां तक दलीप सिंह की बात थी, पुलिस विभाग ने उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने की पूरी योजना तैयार कर ली थी। सिंह परिवार अब उस पतंगे की तरह था जिसके पर कतर दिए गए हों। इन अंदरूनी उठापटक से बेखबर डालियां सिर्फ और सिर्फ सोमेश से छुटकारा पाना चाहती थी। चूंकि सोमेश जमानत पर बाहर आ चुका था, इसलिए वह सीधे पुराने सोन परिवार के घर पहुंची ताकि आज ही उससे तलाक के कागजों पर साइन करवा सके। जब सोन परिवार के लोगों ने डालियां को अपने सामने देखा, तो हर एक के चेहरे पर नफरत साफ झलक उठी। खासकर सुमित्रा देवी का मन तो ऐसा कर रहा था कि वे उसे जिंदा चबा जाएं। यहाँ क्या करने आई हो? मैं सोमेश से तलाक लेना चाहती हूँ। सोमेश बिना किसी कसूर के इतने दिनों तक जेल की कालकोठरी में सड़ा था और वह सिंह परिवार से अंदर तक नफरत करने लगा था। ऊपर से डालियां की इन घटिया हरकतों के बारे में जानने के बाद अब वह उसे एक नजर देखना भी पसंद नहीं करता था। तलाक का फैसला तो खुद उसके दिल की भी आवाज थी। ठीक है, चलो भैया, मैं और ही लिन्युवान अपनी जीप से तुम्हें ले चलते हैं। ईशानी अच्छी तरह जानती थी कि सिंह परिवार और डालिया ने मिलकर सोमेश के साथ क्या खेल खेला था। जितनी जल्दी सोमेश इस औरत से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले, उतना ही अच्छा था। ठीक है, ईशानी और लिन्युवान, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोमेश ने सिर हिलाया और उसने मना नहीं किया। इसमें शुक्रिया कैसा, चलो बैठो। जीप काफी बड़ी और आरामदायक थी। ही लिन्युवान अपनी फौजी वर्दी में गाड़ी के आगे खड़े थे। डालिया की नजरें एकटक उन पर टिक गईं। सच कहें तो इससे पहले उसने ही लिन्युवान को सिर्फ ईशानी की शादी के वक्त ही देखा था। उस दिन ईशानी ने जबरदस्ती ही लिन्युवान से फेरे लिए थे और पूरे समारोह के दौरान ही लिन्युवान का चेहरा तमतमाया हुआ और पत्थर की तरह सख्त रहा था, इसलिए डालिया को कभी ढंग से ये देखने का मौका ही नहीं मिला था कि वह दिखने में इतने रोबदार हैं। आज पास से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो कितने हैंडसम और आकर्षक हैं। ऊपर से उनके पास इतनी शानदार जीप भी है। डालिया के मन में अचानक ईशानी के प्रति भारी ईर्ष्या सुलग उठी। काश ही लिन्युवान से उसकी शादी हुई होती। हालांकि अमर भी बुरा नहीं है, लेकिन इस फौजी अफसर के सामने वो किसी गंदे नाले के कीड़े जैसा लगता है। रास्ते भर डालिया की इन भूखी नजरों ने ईशानी और ही लिन्युवान दोनों को असहज कर दिया, लेकिन गनीमत थी कि जीप की रफ्तार तेज थी और आधे घंटे के भीतर वे लोग कचहरी पहुंच गए। गाड़ी से उतरते वक्त डालिया ने ही लिन्युवान से कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन ही लिन्युवान की उस ठंडी और सख्त नजर ने उसे अंदर तक सहमा दिया। एक मर्द का जरूरत से ज्यादा हैंडसम होना भी किसी आफत से कम नहीं है। जब सोमेश और डालिया अंदर जाने लगे, तो ईशानी ने मुस्कुराते हुए ही लिन्युवान को ताना मारा। डालिया की निगाहें तो ऐसे देख रही थी मानो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अरे, ही लिन्युवान बेबस हो गया। कोई दूसरी औरत उस पर डोरे डाल रही थी और उसकी अपनी जीवन संगिनी मजे ले रही थी। आखिर किसने कहा कि तुम इतने हसीन दिखा? ईशानी अपनी हंसी रोक नहीं पाई, उसकी बादामी आंखें बिल्ली की तरह मध्यम मुड़ गईं और उसे देखकर ही लिन्युवान का दिल मचल उठा। तो इसका मतलब तुम्हें भी मेरा ये रूप पसंद है? ईशानी को उम्मीद नहीं थी कि यह सख्त मिजाज फौजी अफसर इतनी आसानी से उससे फ्लर्ट करने लगेगा। उसका गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ऐसा कब कहा? सब लोग ही अच्छे दिखने वालों को पसंद करते हैं। तो फिर तुम भी मुझे पसंद करती हो। जब कोई मर्द इस हद तक बेशर्म हो जाए, तो औरत के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बुदबुदाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया। ही लिन्युवान मंद मंद मुस्कुराया और उसने धीरे से उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। अरे, जब अगली बार मेरी छुट्टी होगी, तब तक हमारा नया घर बनकर तैयार हो जाएगा। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन जीप के अंदर का माहौल काफी गर्म और सुहाना था। इस छोटी सी जगह में उस मर्द के बदन से आती देवदार की महक घुल चुकी थी। ईशानी ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि वह अपने दिल की धड़कनों को छुपा सके। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि ही लिन्युवान क्या कहना चाहता है। एक बार नया घर बन जाने के बाद दोनों बच्चे अलग कमरे में सोया करेंगे, जिसका मतलब साफ था कि अब उन्हें एक ही कमरे में साथ सोना होगा। ईशानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी छोटी सी हथेली उस मर्द की मजबूत हथेली के बीच थी और ही लिन्युवान ने हल्के से अपनी उंगलियों से उसकी हथेली को सहलाया। इस छोटी सी हरकत से ईशानी के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई और उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और ही लिन्युवान को तिरछी नजरों से घूरते हुए डांटा। अगर आगे से ऐसी हरकत की, तो अगली बार से तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। हाँ, ही लिन्युवान अपनी पत्नी के इस रुखेपन पर भी अंदर से गदगद हो गया। भले ही वह मुंह से गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उसने परोक्ष रूप से उसके साथ सोने की बात पर सहमति जता दी थी। 1 महीने बाद मिलने वाली छुट्टी के बारे में सोचते हुए ही लिन्युवान को ऐसा लगा जैसे वह एक दिन गिनने को मजबूर हो गया है। नए साल के इन दिनों में कचहरी में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और तलाक के लिए आने वाले लोग तो न के बराबर थे। इस जमाने में तलाक लेना किसी कलंक से कम नहीं था और नए साल की खुशियों के बीच सोमेश और डालिया का इस तरह अदालत में तलाक के लिए पहुंचना अपने आप में एक अनोखी घटना थी। लेकिन लोगों की हैरानी से क्या फर्क पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया तो पूरी करनी ही थी। अंदर जाने के आधे घंटे के भीतर ही कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। तलाक के कागजों पर मुहर लगते ही सोमेश को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पहाड़ हट गया हो। इन सालों में उसने सिंह परिवार और डालिया को खुश करने में अपनी पूरी जवानी झोंक दी थी और हर पल घुटन महसूस की थी। आज वह इन बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका था। उधर डालिया भी कम खुश नहीं थी। सोमेश से मुक्ति मिलते ही अब वो खुलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। भले ही अमर ही लिन्युवान जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन उसके पास बेशुमार दौलत थी और वो उस पर जान छिड़कता था। आगे उसकी जिंदगी ऐशो आराम से कटने वाली थी। अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हुए डालिया ने अपनी ठुड्डी उचकाई और सोमेश को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली, अपनी जिंदगी के ये बचे खुचे दिन आराम से काट लो। वैसे मरने के बाद अगर मेरा मूड अच्छा रहा, तो शायद मैं तुम्हारे जनाजे में एक फूल चढ़ाने आ जाऊंगी। हा।